विद कंप्यूटर ऑडियो। ठीक है, स्टार्ट वीडियो अभी बाद में करते हैं, सिक्योरिटी इसको करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको कर दिया मिनिमाइज, यहाँ आए, ये गए ना, ये तो मैं कर दूँ वही जो वाला बटन स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। अब मेरी स्क्रीन अभी आ गई, हो गया अपना सारा। बस अभी दो पार्टिसिपेंट है, मैं और होस्ट। अब बच्चे कह रहे थे कभी कभी इसको म्यूट ऑल में कर देता हूँ। ठीक है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, है ना, मगर कल मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, वरना मैंने क्या किया था उसे, मैं यहाँ से गया, टाइम है अभी 9:57 में, यहाँ से गया था मैं जूम के उस पर, इसके ऐप पे, और यहाँ म्यूट ऑल कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे उसने होस्ट को कर दिया, फिर मैंने उसको कर दिया, मगर कल हुआ नहीं कुछ ऐसा, है ना। हाँ, है ना, इसीलिए वो करा होगा ना, सभी लोगों ने कंप्लेंट करी थी। अब अच्छा, ये कर दिया मैंने नीचे, और यहाँ गए चैट, अब ये चैट सही करके दे, और इन्होंने अब इसको होस्ट ओनली बाय डिफॉल्ट कर ही दिया, होस्ट ओनली। पहले ये एवरीवन था, पहले दिन साला बच्चे लिखे जा रहे थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, थोड़ी देर बाद उस दिन तो चल नहीं रहा था ना, ये हो गया। अब ये देखो लास्ट, इतना नहीं नहीं, कोई सवाल ही नहीं। चीजें ठीक है, इजी है। हाँ, वो वाला ना, वो तो सबका।
गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग, क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? ओके बेटा, ओके। अच्छा, कई सारे लोगों को मैंने कल बोला भी था बेटा, एक बार एक्चुअली मैं लीव पे चल रहा था, तो आप लोगों ने क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर से कंफर्म नहीं किया टेस्ट का? कई लोग टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या किसी ने बेटा कंफर्म किया सर लोगों से? वरना मैं आपको फिर कल की क्लास में बता दूंगा। सुजीत कह रहा है 30th को है, कंफर्म है बेटा सुजीत? प्रिया और सुजीत कह रहा है हाँ यस सर, फिजिक्स वाले सर बोल रहे हैं, बिल्कुल बेटा एकदम। बाकी सभी लोग को भी भाई 30th की डेट उन्होंने सर ने कंफर्म कर दी है, मैंने आप लोगों को कल कहा भी था, ठीक है भाई 30th को है। ठीक है बच्चों, कंफर्म डेट है, फिजिक्स वाले सर ने आप लोगों को बता दिया है, अगर तो अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा, 30th मई को है ना, ठीक। ओके ठीक, मगर मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, बिल्कुल जो बच्चे कह रहे हैं एकदम मैं कंफर्म कर लूंगा और आपको कल जरूर से बता दूंगा, ठीक है। चलो खैर, अब सबसे पहली चीज यहाँ पर, अच्छा मैथ्स में आप लोग पूछ रहे कहाँ तक बेटा, वैसे जहाँ जनरली ये होता है कि टॉपिक टिल डेट होता है, कि डॉट टिल डेट होता है, जहां तक मैं करा दूंगा उस जगह तक की चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो उस जगह तक मतलब आप कम से कम उतना जरूर प्रिपेयर करें उस क्लास के जस्ट प्रीवियस क्लास तक का, है ना। तो उसके लिए बेफिक्र रहें कि उसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं आएगा, जहां तक की अपनी क्लास हुई है आपसे वहीं तक का बस पूछा जाएगा, है ना। और एफओएम बिल्कुल 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 वो तो रहेगा ही बेटा, है ना, जहां तक होता जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट में अगर हम लोग बात करें, जब तक स्पेसिफाई नहीं करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, तो उसके अलावा आपके पास क्वेश्चंस वहां तक के पूछे जाएंगे जो प्रीवियस चैप्टर भी है उसके भी आएंगे, ठीक है। चलो अभी मैं बात करता हूँ, कुछ बच्चे जो डू योर सेल्फ के क्वेश्चन बोल रहे हैं, आज की क्लास में मैं थोड़ा वेट भी कर रहा हूँ, सभी लोग आके ज्वाइन कर ले पहले, क्योंकि धीरे धीरे अभी भी लोग आ ही रहे हैं। आज जितने भी क्वेश्चंस हैं बड़े ध्यान से चैट करने के साथ में, चैट करने को रोककर स्क्रीन पर होने वाली एक्टिविटी को बहुत ध्यान से सुने और अपनी कॉपी पर साथ के साथ नोट कर लें। आज स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा आपके लिए, और डू योरसेल्फ 8 के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपन आज उठाएंगे उसमें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान से आपको सुनने और समझने, ठीक है। तो अपन लोग बात करते हैं वन बाय वन, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखें, मैंने एक क्वेश्चन ओवन का जिसपे होमवर्क लिखा है, आप समझ जाना कि ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। कल आप में से कई बच्चों ने ये ई सॉल्यूशन ऐप के थ्रू मेरे से पूछा, कई लोगों ने पूछा है क्वेश्चन, और उसमें उनको ये बात समझनी थी, मैंने कल भी बोला था। अब देखो, अब चैट रोक के सबसे पहले हर बात को ध्यान से, स्क्रीन पर होने वाली हर चीज को ध्यान से देखो और सुनो, और उसके बाद अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन से ही आज बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी बात। 16 नंबर के इस क्वेश्चन में कई बच्चों ने ये पूछा कि सर ये पीएक्स दिया हुआ है, एज्यूम करना था बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। मैं आपको कल बता के गया था, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर यहाँ डी ग्रेटर देन जीरो क्यों लगाया। तो मैंने आपको कल कहा था, यहाँ पे मैं एक बार इसको एक बार प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो क्वाड्रेटिक है उसमें लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कि ये अपवर्ड पैराबोला है, और अपवर्ड पैराबोला है, और साथ में आपसे कह रहा है कि ये जो पैराबोला है ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, ये जो क्वाड्रेटिक है ये पॉजिटिव वैल्यू भी रखती है और नेगेटिव वैल्यू भी रखती है। तो इसका मतलब कंफर्म है ये पैराबोला अबव एक्स एक्सिस भी मिलेगा मेरे को और बिलो एक्स एक्सिस भी। ये बात हर किसी को क्या अभी समझ में आई कि ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव? तो कोई भी अपवर्ड पैराबोला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसी सिचुएशन में दे पाएगा, और इसी अगर सिचुएशन में देगा तो अल्फा और बीटा 100% उसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, और दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, इसलिए अपन लोगों ने इस क्वेश्चन में डी ग्रेटर देन जीरो अप्लाई किया है। असल में होता क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो में बहुत सारे बच्चे कई सारे क्वेश्चनों में कई बार कंफ्यूज होते रहते हैं, सर कभी डी ग्रेटर देन जीरो लगाना है कभी लेस देन। तो कॉन्सेप्ट है ना, आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि क्यों लगा रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर ऐसे कितने भी क्वेश्चन मिलते चले जाएं, आप आराम से उन्हें टैकल कर लेंगे। तो क्या ये वाली बात आपको क्लियर है? बिल्कुल, अब युवराज ने लिखा बिल्कुल, अभिषेक ने लिख दिया एकदम सर, अब समझ गए ये बात। तो डी ग्रेटर देन जीरो का पर्पस ये था। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से देखना, इसको देखो जरा। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इस क्वेश्चन को पढ़ के, अब बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है कि फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी, क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया फॉर विच, और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है सर, और वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन जीरो है। तो अपन की टेंडेंसी क्या है सर, कल लेस देन जीरो पे पढ़ाया था आपने सर डी लेस देन जीरो, आगे सेंटेंस नहीं पढ़ा उन्होंने। और यही क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होता है, जब पेपर होता है तो वो क्वेश्चन में ट्विस्ट करता है, और आपने अगर उस ट्विस्ट को नहीं पकड़ा तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जल्दी से मुझे अपनी उस पे चैट में बताएं, बहुत सारे बच्चे डी ग्रेटर देन जीरो अभी भी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं।
क्या डी ग्रेटर देन 0 होगा या डी लेस देन 0 होगा? मुझे सोच के जवाब दें। मैं आपको 30 सेकंड 40 सेकंड दे रहा हूं, सोच के बताओ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और सेंटेंस आगे पढ़ लो पहले। फॉर एटलीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एटलीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ एक्स। कई सारे लोग डी इक्वल टू 0 भी दे रहे हैं, कुछ डी लेस देन 0 भी दे रहे हैं, और कुछ डी ग्रेटर देन 0 भी दे रहे हैं। तो मैं अब आपको कंफर्म कर देता हूं, मैंने फिर कहा, अगर आप इस बात को समझें तो ध्यान से देखो। यहां पर आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट फिर से पॉजिटिव है, यानी अपने को ये बात तो समझ में आ गई कि ये पैराबोला अपवर्ड वाला होगा। मैंने यहाँ पर दो केस तुम्हारे सामने ऐसे ही बना दिए, ये दो बना दिए। अब एक में क्या करा, मैंने इसको अबव एक्स एक्सिस रखा, और एक में मैंने क्या करा, इसको ऐसे कट कर दिया, बिलो एक्स एक्सिस भी ले गया। कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के वहां पेपर में कंफर्म हो जाएंगे कि इन दोनों डिजाइन में से कौन सा वाला ग्राफ सही होगा? ये फर्स्ट वन वाला सही होना चाहिए तुम लोगों के अकॉर्डिंग, या सेकंड वन वाला? जल्दी से सोच के जवाब दो। सेकंड। क्यों तुम लोगों ने समझ लिया सेकंड? सर इसलिए समझ लिया क्योंकि आपने कहा है कि ये एक्सप्रेशन, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है अपवर्ड वाला, ये नेगेटिव वैल्यू चाहता है, ये नेगेटिव वैल्यू चाहता है, मगर कब? एटलीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ एक्स, कम से कम एक रियल वैल्यू ऑफ एक्स पर। तो भाई नेगेटिव लेके तो जाओ, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखा रहे हो। अबव एक्स एक्सिस है तो ये तो प्लॉटिंग हो ही नहीं सकती, यानी ये मेरा इनकरेक्ट है। मेरा करेक्ट कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा, क्योंकि इसमें कम से कम किसी एक वैल्यू पर तो ये नेगेटिव जा रहा है ना। अब कम से कम है तो अब एक बार नीचे गया तो भैया कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं जो क्वाड्रेटिक को कहेगा सर यहां से आया क्वाड्रेटिक और इसके बाद यहीं से वापस लौट गया। अरे भाई क्वाड्रेटिक है, और अगर वो एक बार मूव कर गया नीचे की तरफ तो कंफर्म है दूसरी बार कट करके जाएगा। अगर ये बात समझ गए हो तो चैट बॉक्स में यस लिखो। क्या ये वाली बात समझ में आई तुम लोगों को? समझ गए बच्चे? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना अच्छा ट्विस्ट किया उसने। ये क्वेश्चन दिया और मैक्सिमम बच्चा क्या लगा के आ जाता, डी लेस देन 0, और बाद में आके देखता कि सर ये तो मेरा गलत हो गया। जबकि लगाना क्या था इस क्वेश्चन में? डी ग्रेटर देन 0, बिकॉज बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या अभी ये क्वेश्चन हो जाएगा? इसके आगे तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, डी ग्रेटर देन 0 आप लोग लगा दोगे। एक लाइन में जरूर लिख देता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4a और c इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है भाई? ये बात क्लियर है? ये चीज समझ गए हो? और बेटा देखो बहुत सारे लोग तो क्लियर लिखते हैं और कई लोग हर क्वेश्चन के लिए कहते हैं सर रिपीट करो। मैं ऑलरेडी 2 से 3-4 बार इस बात को बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से मैनिपुलेट करें, एक ही बार में चीज को समझे। मैं तो 2-2 3-3 बार रिपीट कर रहा हूं, अगर उसके बाद भी रिपीटिशन की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपके पास टाइम भी ज्यादा लग जाएगा और हमारे पास समय भी नहीं होगा उतना। तो बहुत ध्यान से मैं एक बार फिर करे दे रहा हूं, मगर कोशिश करें एक बार में चीज को समझे, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, है ना? फिर सुने, यहाँ पर आपको लेस देन 0 दिया था उसने, मगर आप लोग क्यों इसमें ध्यान देने की जरूरत थी? क्योंकि जैसे ये एक्सप्रेशन आया तो ये यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव था, तो अपने अपवर्ड ग्राफ बनेंगे। ठीक है भाई। अब अपवर्ड ग्राफ में अगर आपने उसको अबव एक्स एक्सिस रख दिया तो इसके घर में तो सारे लोग पॉजिटिव है, यहाँ तो कोई भी नेगेटिव बंदा आ ही नहीं रहा। तो मेरे को क्या करना जरूरी था? मेरे को एक्स एक्सिस से कट करना जरूरी था। यहाँ क्या लिखा है? एटलीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ एक्स। मान लो मैं ग्राफ को यहाँ पर एक रियल वैल्यू के लिए नेगेटिव पे लाया, तो भाई एक बार अगर ग्राफ ने नीचे कट ले लिया तो 100% है क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है भाई, अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, तो वो घूम के जरूर जाएगा, और घूम के जरूर जाएगा तो उसके दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे ही होंगे। और इस समय आपकी कंडीशन क्या लग जाएगी? डी ग्रेटर देन 0। और मेरे ख्याल से ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना हम प्रीवियस 2 क्लास से बड़े आराम से देख रहे हैं, तो आप आराम से यहाँ से पी को सॉल्व करेंगे और आंसर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। क्या क्लियर है बात? कोई कह रहा है स्क्रीन विजिबल नहीं है, कैसे भाई? बाकी बच्चे भी तो लिखते, अपनी तरफ से बेटा तुम लोग चेक करो, है ना? चलो फिलहाल ये बात भी आप लोग समझ गए। अब यहाँ से फिर से मैंने ध्यान से आपको देखना है और उस चीज को ध्यान देना है कि यहाँ पर अब क्वेश्चन कैसे है। आज मैंने फिर कहा आज की क्लास के आने वाला हर एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे शीट के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मगर हर बात को ध्यान से समझ लेना, है ना? और शीट के भी, और इवन क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल पर ट्विस्ट करता है, उसको मैंने एक एक करके आपको कोशिश करिए क्या क्या करना होगा वहां पर, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना। चलो अब इधर देखते हैं। यहाँ आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब बात आती सर ये रेंज क्या? तो आपने कल क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखा था कुछ इस तरीके का, मान लो मैं तुम्हें एक बार हल्का सा ध्यान दिलाऊं, तो ऐसा कुछ देखा था, और इस ग्राफ को देखा था, और साइमल्टेनियसली इस ग्राफ को देखा था। तो आपको सबको मालूम है ना कि सर रेंज का मतलब अपन लोग ये समझते हैं कि एक्स के जो इनपुट्स आप उसमें रख रहे हो, एक्सेप्टेबल इनपुट्स, उनके करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट आ रहे हैं वो आउटपुट अपन के रेंज कहलाते हैं। वो आउटपुट अपन के क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। यानी एक्स की यहाँ पर हर कोई रियल वैल्यू एक्सेप्टेड है,
और उसको मैं जैसे जैसे पुट करूंगा उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉसिबल आउटपुट्स आएंगे वो मेरे रेंज को हो जाएंगे, वही मेरी रेंज होती है। अब वो रेंज का अब इतने सारे आउटपुट्स आएंगे तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, इंटरवल फॉर्म में। कई बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया, बिल्कुल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y है एकदम एग्जैक्टली, और उनको अपन इंटरवल में मेंशन करेंगे। अब अगर इंटरवल में मेंशन करेंगे तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, इसकी रेंज अगर मुझे बतानी है तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि कल सर आपने कहा था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर आप मेरे को अगर ये कह दें कि x अगर रियल को बिलोंग कर रहा है, पूरे x में हम हर एक रियल वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं, तो रेंज आपने कल कहा था कि जो मिनिमम, अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो मैं एक बार यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, -b/2a और -d/4a, हम दोनों जगह पर ही मेंशन करेंगे। अब मैं तुम सभी से पूछ लूं, जल्दी से मुझे जवाब देना, क्या तुम सबको ये बात समझ आ रही है? अगर अपवर्ड का केस रहा होगा तो जो अपन की रेंज होगी उसकी मिनिमम वैल्यू कहां से शुरू हो रही होगी, -d/4a से, हाँ या ना, -d/4a से, और कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, और ऊपर कब तक जा रहा है, अप टू इंफिनिटी। तो इस केस में आप सबको दिखाई दे रहा होगा अपवर्ड का केस है तो रेंज अपन की होगी क्लोज्ड -d/4a से इंफिनिटी। और अगर डाउनवर्ड का केस होता, अगर ये केस अपवर्ड की जगह, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये केस डाउनवर्ड का होता, किसका होता बेटा, डाउनवर्ड का होता, जल्दी से मुझे जवाब दें, क्या आंसर हो जाता? क्योंकि ये आउटपुट आज मैक्सिमम -d/4a दे रहा है, तो आज रेंज लिखते समय, और नीचे कहां जा रहा है, नीचे -इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मैं रेंज लिखूंगा -इंफिनिटी से -d/4a क्लोज्ड इंटरवल। क्या ये बात क्लियर है? अब आप में से बिल्कुल कई लोग ये बात लिख भी चुके हैं और कई लोग ये बात समझ भी गए कि अगर ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास तो अपने पास सर ये तरीका था कि x² -2x+3 आपने हमको दिया था y इक्वल्स टू, और x बिलोंग्स टू r के लिए आपने हमसे रेंज पूछी, तो मैं आंसर दे दूंगा -dy, क्योंकि अपवर्ड क्वाड्रेटिक है ये, तो मैं रेंज आपको बता दूंगा कि सर ये रेंज आ जाएगी इसकी -d/4a से इंफिनिटी। क्या आ जाएगी, -d/4a से इंफिनिटी। वैल्यू भी निकाल देते हैं, वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये b² यानी कि 2² -4 × 1 × 3 अपॉन 4 × 1 टू इंफिनिटी, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई है भाई, 4 -12 -8/4 -2, और बाहर माइनस है तो 2 से इंफिनिटी, एग्जैक्टली जो आंसर आप लोग दे रहे थे। ठीक है, अब बिल्कुल अभी आ रहे हैं बेटा, देखो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग टाइप करने में वेस्ट करते हो समय। स्क्रीन पर देखो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर रेस्ट्रिक्शन होता डोमेन पर, तो मतलब एक्स पर, तो क्या करेंगे? अभी ये देखो स्क्रीन पर आया, अभी अभी आ रहा हूं ना मैं उस पर। चैट करने से पहले इससे बेटर है बात को ध्यान से सुनो और साथ में नोट कर लो। अभी पहुंच रहे हैं एक एक स्टेप पे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी x बिलोंग्स टू r पर बात हो रही है, तो पहले सुनो, तो अभी मैं उसमें भी अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। तुमने तो ये कर दिया -d/4a से इंफिनिटी, सही है, बढ़िया है। यहाँ डाल देता हूं मैं तुम लोगों के लिए मेथड 1। एक बच्चा बोला सर मुझे फॉर्मूला नहीं याद था, मुझको फॉर्मूला नहीं याद था, क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। उस बच्चे ने क्या करा, -d/4a से इंफिनिटी अगर वो नहीं जानता था तो उसने सबसे पहला काम क्या करा कि उसने कहा सर मुझे कंप्लीट स्क्वायर आता है, फंडामेंटल ऑफ मैथ मैंने सीखा था, तो उसमें मैंने ये चीज सीखी हुई है। तो मैंने कहा क्या करोगे भाई वहां पे, तो उसने कहा कि मैं इस एक्सप्रेशन को सर x-1 का होल स्क्वायर, अरे भाई इसका अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा तो x-1 का होल स्क्वायर करूंगा, और +1 आ रहा है तो -1 और +3, तो क्या भी रहा एक्सप्रेशन x-1 का होल स्क्वायर +2 बन जाएगा। आपके सामने है स्क्रीन पर, क्या ये बात सही है? क्या ये वाला बात सही है बेटा? समझ आती है बात आपको? तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये वो बच्चा है जिसको -d/4a टू अप टू इंफिनिटी कोई जानकारी नहीं थी, नहीं ध्यान आ रहा था उसको, मगर उसने इसको ऐसे कर दिया, बोला सर मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथ में सीखा है कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है एक्स की रियल वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लो, अगर ये > 0 होती है और उसमें 2 और ऐड करोगे तो क्या ये जो आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या ये अभी भी y > 2 नहीं आ गया? क्या एग्री करते हो इस बात से? तो देख लो पिछला आंसर भी मेथड 1 से भी अपन ने 2 से इंफिनिटी निकाल के दिखाया, और यहाँ पर भी मैंने किससे निकाल के दिखाया, 2 से लेकर इंफिनिटी तक। क्या ये बात समझ आती है बच्चों तुमको? तो अगर ये स्टेप भी समझ में आता है तो एक बच्चा बोला सर ये भी सही मेथड है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक लेवल पर तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद
आपने अगर ध्यान से देखो तो अपन इसी क्वेश्चन को एक तीसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं और ध्यान से समझना, हर चीज आपको आनी चाहिए। मेथड 3 अपन ने लिया, उस बच्चे ने क्या करा, उस बच्चे ने कहा कि भाई सर आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। मैंने कहा ठीक है, तुम क्या करोगे? भाई सर आपने कहा है कि x बिलोंग कर रहा है रियल को। मैंने कहा बिल्कुल। तो उस समय आप हमसे रेंज मांग रहे हो, तो क्या अपन x बिलोंग्स टू रियल पर जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उस समय अपना d ग्रेटर इक्वल 0 देगा x की वैल्यू r के लिए? बोलो भाई, x की वैल्यू r के लिए क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो क्वाड्रेटिक x में बनेगी उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 होगा? तो आपने कहा बिल्कुल। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को, अब देखना जरा अपने स्क्रीन पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं? और जब x बिलोंग्स टू r है तो क्या इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 होगा? और ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है, x का कोफिशिएंट -2 है, और कांस्टेंट टर्म 3 माइनस वाई है। कांस्टेंट टर्म क्या है? 3 माइनस वाई। ये तीसरा मेथड है, आपको तीनों आने चाहिए समझ। तो अपन ने क्या करा, d ग्रेटर इक्वल 0 यहां पर अप्लाई कर दिया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर इक्वल 0। 4 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई ग्रेटर इक्वल 0। 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है ना पूरे इक्वेशन को, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 4 से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस 3 माइनस वाई, कुछ ऐसा आ गया है ना भाई। और इसको जब मैंने ओपन किया तो ये 1 माइनस 3 प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू, तो वाई माइनस 2, सॉरी ये 0 है, और यहाँ पर जब इसको भेजोगे तो y इज ग्रेटर इक्वल 2। तो क्या आपको ये थर्ड मेथड भी बात समझ में आई? बोलो बच्चे, क्या ये वाली मेथड समझ आई? मेथड 1 फिर से भाई, मेथड 1 में तो अपन ने कुछ किया ही नहीं। मेथड 1 में तो सीधे सीधे जो कल अपन बात कर चुके हैं वही बात मैंने रिपीट करी है। और मैंने फिर कहा, बातों को डेली ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि हर बार इतना टाइम नहीं होगा कि मैं लौट के मेथड 1 को दोबारा आपके पास रिपीट करूं। ध्यान से बेटा समझते चले एक ही स्टेप को। यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपन ने कल डिस्कस किया था, तो मैंने आपको कहा था कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वर्टेक्स आप देख लो, और वर्टेक्स आपने जब देख लिया तो उसमें y की मिनिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? अगर अपवर्ड पैराबोला है माइनस d/4 है, कहां तक जा रही है? अप टू इन्फिनिटी। सेम ऐसे ही अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता तो नीचे कहां आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी। मैक्सिमम कहां जा रही है? माइनस d/4 है। तो मेथड 1 तो बिल्कुल ही बेसिक है कि इसमें आपने फॉर्मूला ध्यान रखा, और x बिलोंग्स टू r के लिए जैसे ही अपन का क्वेश्चन आया तो आपने तुरंत वहां पर फॉर्मूला हाईलाइट किया रेंज का, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है तो उस पर माइनस d/4 से इन्फिनिटी लगा दिया। मेथड 2 में मैंने क्या करा, केवल उसे कंप्लीट स्क्वायरिंग कर दी और उसके अकॉर्डिंग कर दिया। मेथड थर्ड बच्चे कह रहे हैं एक बार फिर से, तो फिर से देख लो भाई। मैंने उस क्वाड्रेटिक को इक्वल्स टू y लिया, यहाँ पर x बिलोंग कर रहा था r को, x बिलोंग कर रहा है r को, तो आपको मालूम है कि x में जब भी क्वाड्रेटिक बनेगी, ये क्वाड्रेटिक ही है x की, ये क्या है आपके पास? क्वाड्रेटिक। और आपको x की रियल वैल्यूज अगर लेनी है तो आपको मालूम है कि रियल वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिमिनेंट क्या सीखा है हमने पहली क्लास से? d ग्रेटर इक्वल 0। यानी ऐसे क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वो मैंने सिंपल यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया तो ये बी स्क्वायर हो गया, ये 4, ये a, और यहाँ पर c की वैल्यू 3 माइनस वाई। और इसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ से भी मुझे क्या मिल गया? y इज ग्रेटर इक्वल 2। ठीक है भाई। और ये 3 माइनस वाई जो लोग पूछ रहे हैं, मैंने अभी बोला, देख लो फिर से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो x में वेरिएबल है इस समय, x की क्वाड्रेटिक फॉर्म करी है, तो उसके अलावा जो भी दिखाई देगा वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 3 माइनस वाई क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लगाया मैंने। मेरे ख्याल से अभी आप समझ गए हैं। ठीक है। अब ये कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि ये 0 क्यों लिखा है, तो फंडामेंटल ऑफ मैथ अच्छे से रिवाइज कर ले, क्योंकि टेस्ट भी आने वाला है अगर 30th को है। तो अगर ये छोटी सी स्टेप आप फिर से पूछ रहे हैं तो मैं रिपीट तो कर दे रहा हूं, मगर रिवाइज जरूर कर ले पहला चैप्टर। x माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा नॉन नेगेटिव होती है आपकी, यानी कि 0 हो सकती है उसकी वैल्यू, और पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी? ग्रेटर इक्वल 0 होगी। और उसमें कितना ऐड कर दिया? +2। ठीक है। अब यहां पर जो काम अपन आज कर रहे हैं जो मेथड 3 में, ये आज अपन को एक आगे पढ़ के एक एक्सरसाइज में पूरा यूज भी करना है। मतलब ऐसा नहीं मेथड 3 आपको केवल बस देख लेना है, मेथड 3 का आज प्रॉपर यूज है पूरी एक एक्सरसाइज में डू योरसेल्फ की। तो आज आप उसको समझेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो एक छोटा क्वेश्चन उठाया। अब यहां पर आ जाओ, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है सर, उसका पहला पार्ट तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, मगर अपन अब इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी देखेंगे। किससे देखेंगे? ग्राफ से भी देखेंगे। और मगर यहाँ पर एक खास बात तुम लोगों को दिखाई दे रही होगी,
एक बार x बिलोंग्स टू r है, मगर एक बार उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो x बिलोंग्स टू 0 to 3 है, और एक बार उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया x बिलोंग्स टू -2 से 0 है। सर ऐसे केस में अपन लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुने और समझें। सबसे पहले मान लो ये क्वाड्रेटिक अपन के पास थी और मुझे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। कैसे सर? x बिलोंग्स टू r के लिए बात कर रहे हो और आप मेरे से रेंज मांग रहे हो और अपवर्ड पैराबोला है, तो सर मैं फिर से रेंज की वैल्यू जो आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ -d/4a से इंफिनिटी, और मैं आंसर निकाल दूँ। बिल्कुल बढ़िया, सही है, कोई टेंशन नहीं। मगर आज मैं कह रहा हूं आपसे कि इसको जरा ग्राफ भी एक बार प्लॉट करते हैं। तो x स्क्वायर -3x-4, सर अपन को ग्राफ तो बनाना नहीं आता। नहीं, देखो मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले इसको आप क्या करो, फैक्टराइज कर दो, अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं तो। इसके फैक्टर हो जाएंगे x+1 और x-4, बिल्कुल है ना, x+1 और x-4। अगर ये इसके फैक्टर है तो बेटा ये इसके रूट्स है ना, और रूट्स है तो x बराबर -1 पर y 0 आएगा और x इक्वल्स टू 4 पर भी y 0 आएगा। तो क्या मैं इस क्वाड्रेटिक को तुम्हारे सामने प्लॉट करूं तो मेरे को ये पक्की बात है कि एक बार ये -1 से तो पास करेगा ही करेगा और एक बार +4 से पास करेगा। क्या ये बात आपको समझ आती है बच्चों? कि एक बार ये -1,0 से पास करेगा और एक बार 4,0 से पास करेगा। क्यों? क्योंकि -1 इसका एक रूट है और एक बार +4 इसका एक रूट है। -1 भी इसका एक रूट है बेटा, और इसका एक रूट +4 भी है। अगर ये दोनों रूट है तो ग्राफ का यहां से जाना कंपलसरी है, और आपका ये कौन सा लीडिंग कोफिशिएंट है? पॉजिटिव, यानी अपवर्ड ग्राफ बनने वाला है। तो जरा मैं आपके सामने एक रफ स्केच बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। ठीक है भाई, ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, यानी कि कहां से मैंने इसको पास करा दिया भाई? मैंने पास करा दिया -1,0 से, जो कि उसका एक रूट था, और एक बार पास करा दिया 4,0 से। भाई 4 से क्यों कराया? क्योंकि x इक्वल्स टू 4 रूट है। -1 क्यों रखा? क्योंकि -1 इसका एक रूट है। और अपवर्ड सर आपको कैसे पता लगा? लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो ये अपवर्ड पैराबोला कुछ इस तरीके का अपन का फॉर्म हो जाएगा। अब अपन ने ये फॉर्म कर लिया। अब एक बच्चे ने कहा कि सर अगर मुझे इस क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना होता तो मैं ग्राफ भी देख सकता था, मतलब बिल्कुल ठीक है। अब ये जो वर्टेक्स है, जैसे ये जो वर्टेक्स है, अगर जैसे बच्चे लिख रहे हैं कि सर अगर ये फैक्टराइज नहीं हुआ, बेटा फैक्टराइज नहीं हुआ तो अभी आगे आप धीरे धीरे करके हर बात को समझते चले जाएंगे, है ना। वेट करते चले, हर चीज को समझने की कोशिश करें कि कहाँ क्या हो रहा है, जहां जैसी जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक ही दिन में सारी बातें रखी नहीं जा सकती। वेट एंड वॉच, है ना, थोड़ा सा समय दें। बात समझ रहे हैं मेरी? तो वेट करें हर बात का। ये नहीं अब आपने एक चीज बताई सर इसका अगला, अरे आएगा ना अभी अगला, वेट तो करो। मैंने इसीलिए कहा चैट में लिखने से पहले बात को समझो, कहाँ क्या ये बता रहे हैं, अभी वो अपने आप आगे आता चला जाएगा। वेट करें, वेट, है ना। अब सबसे पहली चीज, अब जैसे ही अपन ने ये बना दिया तो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वर्टेक्स अगर मैं लिख रहा होता, यानी कि ये कोऑर्डिनेट अगर मैं लिख रहा होता, तो क्या मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं? तो मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो भाई। कोऑर्डिनेट अपन ने कल क्या सीखा था? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट सीखा था -b/2 है और -d/4 है। तो अगर मैं इसका वर्टेक्स तुम्हारे सामने निकालूं तो ये कितना आ जाएगा? -3/2 और -d/4a को अगर मैं इवेल्युएट कर देता हूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा b² माइनस का, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, b² यानी कि 9 -4 × 1 × -4 डिवाइडेड बाई 4 × 1, है ना। यानी कि ये कुछ आ जाएगा, यानी वर्टेक्स अपन आ रहा है 3/2 और यहां से ये हो जाएगा आपका 4 4 16 25 -25/4 -25/4। तो देख लो, अब तुम्हारे पास जैसे ही वर्टेक्स आया तो तुम्हारा पहला आंसर तो मैंने भाई निपटा दिया। तुमने कहा कैसे सर हो गया? देखो जरा ध्यान से, अपन यही कह रहे थे ना कि अगर कोई भी अपवर्ड पैराबोला होता है, अगर कोई भी अपवर्ड पैराबोला होता है तो उसका जो वर्टेक्स है उसी से तो वो स्टार्ट हो रहा होगा, और वहां से स्टार्ट हो रहा होगा तो y की मिनिमम वैल्यू इस समय कितनी दिखाई दे रही है बेटा आप सबको? -25/4, जो कि इसके वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है। अगर ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है तो 100% है इस समय अपन का आंसर कितना हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर, यानी कि आंसर फर्स्ट का जब x बिलोंग्स टू r है तो अपना y का आंसर आ गया है अपने पास -25/4 से लेकर अप टू इंफिनिटी। पहला काम अपना आराम से पूरा हुआ। अब पहला काम और ये ग्राफ बनाना सीख लिया तो इससे फायदा क्या भाई? फायदा क्यों बनाया सर आपने ग्राफ? अब जरा ध्यान से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। जो कुछ लोग अभी पहले लिख रहे थे रेस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना।
यहां पर जब दिया है x बिलोंग्स टू 0 से 3, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 3, तो पूरी क्लास को ये भी बात समझ आ रही होगी सर 0 ये वाला पॉइंट है, ये है 0,0, ये वाला पॉइंट है सर 0, यानी कि अपन को यहां से देखना है। और 0 पर मैं यहाँ पर ग्राफ को ब्लैक कलर से कर रहा हूं, यानी कि ये वाली जगह से लेकर कहीं 3 तक, 3,0 यहां कहीं पड़ेगा, यानी कि यहां पे, यानी मुझे इतने ग्राफ में मिनिमा और मैक्सिमा देखना है, जिसको मैंने यहां पर ब्लैक कर दिया है, आपको अगर दिखाई दे रहा हो, यानी कि मुझे इतने ग्राफ में देखना है कि ये ग्राफ 0 से 3 में, बेटा आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा होगा ब्लैक कलर से, ये मैं इसको हाईलाइटर से दिखाता हूँ, ये इतने लोकेशन में अब मुझे देखना है कि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। कई बच्चे क्या करते हैं, 0,3 आया, इसके एक्सट्रीम वैल्यू 0 को इसमें पुट कर देते हैं और 3 को इसमें पुट कर देते हैं और अपना एक ऑप्शन टिक कर देते हैं 4 ऑप्शन में से। गलत हो जाएगा भाई, पहले देख तो लो हुआ क्या। अब जो बच्चे इस ग्राफ को एनालाइज कर रहे होंगे वो समझ चुके हैं सर हाँ बिल्कुल गलत हो जाता, अगर मैं 0 और 3 के करस्पॉन्डिंग अपना मिनिमम और मैक्सिमम टिक करा था पेपर में, तो सर मिनिमम तो वर्टेक्स पर मिल रहा है इस समय। अब एक मुद्दे की बात अपनी कॉपी पे साइड में मेंशन कर लो, जो नोट्स बना रहे हो, कि 0 से 3 या जो भी कल पेपर में इंटरवल आएगा, सबसे पहले कॉपी पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का लिख देता हूं मैं, ये बात अपने पास हमेशा दिमाग में रखना। क्या निकालना, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट किससे मिलता है, -b/2a से मिलता है। सर अपन निकाल चुके हैं, मैंने कहा बिल्कुल निकाल चुके हैं, कितना आया था 3/2, कितना आया था 3/2, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट अपना निकला है ये कितना आया है 3/2। अब देखो ये एक शॉर्ट छोटी सी बात है और इतने काम की है कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, बहुत ध्यान से सुन लो, साइड में मेंशन कर लेना, जब आए हमेशा बस ये लगा देना, कभी गलती नहीं होगी। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अगर उस इंटरवल में लाई कर रहा है, अगर उस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो बोलो भैया हो गया तुम्हारा काम आसान। और यहाँ पर y की मिनिमम वैल्यू हमेशा उस वर्टेक्स पर आएगी, मगर शर्त क्या है, कॉपी पे नोट कर लो मैं जो बोल रहा हूँ, ये पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है, ये बात तभी एप्लीकेबल होगी, लाई नहीं करेगा तो तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ गए हो तो यस बोलो यहाँ पे चैट बॉक्स में, जल्दी से अब कर दो चैट, है ना, और फिर वेट करना। बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल। फिर सुन लो भाई मुझे, मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, मुझे अब की बार 0 से 3 इंटरवल में रेंज निकालनी थी। कितने में रेंज निकालनी थी, 0 से 3 में। अब देखो एक बार और, एक बार और का मतलब अब सुना तो बस कंफर्म हो जाना चाहिए, 0 से 3 के अंदर निकालनी थी। अब बच्चा सोच रहा है सर 0 से 3 में मैं या तो ग्राफ बनाऊं, वहां पेपर में कई बार इतना टाइम थोड़ी ना होता है अपन ग्राफ बना रहे हैं, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बेटा बनाया, वहां जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे बनाने की, मैं फटाफट सीधे निकालाऊंगा। कैसे निकालाऊंगा, ये तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बनाया कि देख 0 से 3 में वर्टेक्स पर मिनिमम जा रहा है, मगर ये क्या पेपर में बनाने की जरूरत है, मेरे को अगर समय लग रहा है तो मैं क्या जरूरत है, कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है तो बना रहा हूं, नहीं बनाऊंगा, मैं सीधे क्या करूंगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा पेपर में। और ये बात अपनी कॉपी पे साइड में लिख लेना, ये कितना निकला 3/2, और ये 3/2 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसी लोकेशन पर हमेशा मिनिमम मिलेगा, यहां साइड में लिखे दे रहा हूं, ऑलवेज, ऑलवेज क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू, क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। अब y मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, y मिनिमम यानी x की वैल्यू को इसमें पुटअप कर दें तो y मिनिमम मेरे पास हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3/2 का स्क्वायर -3 इंटू 3/2 -4, और ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं ये वैल्यू, कितनी आई थी -25/4, बस मैं स्टेप पूरा करने के लिए इस बात को लिख दिया हूँ, अदरवाइज आपको पता है यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 3/2 पर कितनी आई है, -25/4। अब तुम्हारे दिमाग में मुझे पता है क्या चल रहा है, तुम सबके दिमाग में चल रहा है सर मैक्सिमम के लिए बताओ क्या करेंगे, मिनिमम तो समझ गए, अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इसके अंदर लाई कर गया तो अपना काम खत्म, बढ़िया। सर मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है भाई, इधर देखना जरा बोर्ड पर, अगर मैं y की मैक्स वैल्यू निकालना चाहता हूं तो बस अब दो लोग रह गए, कौन कौन, एक रह गया है आपका 0 और एक रह गया है आपका क्लोज्ड इंटरवल में 3, एक रह गया है 0 और एक रह गया है 3, इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन को इस एक्सप्रेशन में बारी बारी से पुट कर देना। जैसे मैं यहां रख देता हूं, ये था y इज इक्वल्स टू x² - 3x - 4, और अपना इंटरवल था x का 0 से 3, तो y मिनिमम तो अपन ने निकाल ही दी है, वो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूं। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि ये तो मिल गया मुझे वर्टेक्स पर, क्यों मिल गया, मैं साइड में ये सारी बातें लिख दिया हूं,
x इक्वल्स टू 3/2, क्योंकि उसके अंदर आ रहा था, इंटरवल के अंदर आ रहा था। अब तुम निकाल देना वहां पेपर में y की वैल्यू 0 पर क्या होगी जब x 0 हो जाए। तो बेटा y की वैल्यू 0 पर क्या होगी जब x 0 हो गया है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 - 0 - 4, यानी कि कितनी आ गई, -4। और आप अगली बार ये वैल्यू निकाल देना 3 पर। किस पर निकाल देना, 3 पर, मतलब जो एक्सट्रीम पॉइंट उसके दिए हुए हैं उन पर निकाल देना। और 3 पर निकालोगे तो ये हो गया 9 -9 -4, यानी कि कितना आ गया, -4। ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर वहां पे सेम नहीं आई तब मैं क्या करूंगा। अरे कुछ नहीं, तब भी तुम कर लोगे। उन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको ऑप्ट कर लेना। मान लो एक आंसर -4 आ रहा होता और एक आ रहा होता +4, तो मैक्सिमम किसको बताओगे, +4 ना। क्या ये बात समझ रहे हो, किसको बताओगे तब उसको, +4। अब ये एक्सट्रीम पॉइंट अपन ने क्यों रखे, जैसे ये क्या नाम है बेटा, जयेश क्या जिगमेट है ना, ये कैसे कर रहे हो, ये ध्यान से देख लो बेटा, ये देखना जरा, इसीलिए मैंने ग्राफ भी साइड में बना दिया है। 0 पर और 3 पर अपन को चेक करना है कौन सी वैल्यू आ रही है। तो 0 और 3 की ये लोकेशन, मैंने तो डायग्राम ऐसे बनाया है, ये दोनों पॉइंट आपके किस पॉइंट पर आ रहे हैं, 4 पॉइंट पर आ रहे हैं। तो इस समय इस पूरे ग्राफ में ध्यान से देखो, मैक्सिमम कहां मिल रहा है, 4 के ऊपर मैक्सिमम कहां मिल रहा है, मतलब वैल्यू कितनी मिल रही है, 4, और मिनिमम कितनी मिल रही थी, -25/4, -25/4। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इस बात को लॉजिकली फिर समझ लो, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, कई सारे बच्चों को हो सकता है ये बात में फिर से दिक्कत हो, कि मैंने क्या करा, सबसे पहले मेरे को जो भी वहां पर इंटरवल दिया हो, जो भी मेरे को वहां पर पेपर में इंटरवल दिया हो, मैंने पहला स्टेप क्या बोला, मैंने पहला स्टेप ये बोला कि वहां पे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल देना। भाई अब तो ये रिपीट शायद तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट मैंने निकाला, वो एक्स कोऑर्डिनेट इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो मैंने तुम्हें दिखा भी दिया डायग्राम बना के कि हाँ सर यहीं पर ये मिनिमम आ जाएगा। तो मैंने मिनिमम दिखाने के लिए तुम्हें ग्राफ बना दिया था, अदरवाइज तुम्हारे लिए कंफर्म बात है, यहाँ मैंने ऑलवेज डाल दिया कि ये हमेशा वैलिड है, तो हमेशा आपको y की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब अपन क्या निकालना चाह रहे थे, y का मैक्स, तो मैंने अगले पेज पर आपके सामने क्या कहा कि जो इस इंटरवल की एक्सट्रीम लोकेशन है 0 और 3, उनको बारी बारी उस फंक्शन में पुट अप कर देना। एक बार x की वैल्यू 0 डाल दी तो y की वैल्यू क्या आई, -4। एक बार 3 डाल दी तो वैल्यू आई -4। भाई जो लोग लिख रहे हैं सर समझ गए हैं बेटा, काफी बच्चे जो उनको नहीं आई है बात, बस मैं उन 3-4 लोगों ने लिखा है तो एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ दोबारा, मगर मुझे पता है बाकी लोग समझ गए तो अच्छी बात है, बस एक बार रिपीट कर दिया ये। तो मैंने एक बार इसमें 0 डाल दिया बेटा, एक बार इसमें 3 पुट अप कर दिया, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये मेरे पास बेटा कितनी आ रही है, -4 के बराबर। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें एक बात भी कर दी, क्या बात कर दी, कि अगर ये -4 और +4 या +5 या -9 आ रहा होता तो उसमें जो वैल्यू बड़ी होती, जो वैल्यू बड़ी होती मैं उसको कंसीडर कर लूंगा। क्लियर है बात भाई। तो मैंने यहां पर अब की बार तुरंत तुम्हारे सामने कहा कि भाई अब फाइनल आंसर y का दे दो। तो मिनिमम वैल्यू अपन की किस पे आई थी, वर्टेक्स पे, कितनी आई थी, -25/4, और मैक्सिमम वैल्यू ये दोनों तो सेम आ गई हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, कितनी हो गई, -4। अब अपना आंसर मैच कर लो, क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं जान रहा हूं कि सर वर्टेक्स अंदर नहीं आता तो फिर क्या होगा। बिल्कुल, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप किया है, -2 से लेकर 0। अब की बार अगर मैं वर्टेक्स निकालता हूँ 3/2, तो भाई इतने तो तुम लोग अब समझदार हो, 3/2 क्या इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा ना। 3/2 क्या इसके अंदर आएगा, तो 3/2 इसके अंदर नहीं आएगा। अब जब 3/2 इसके अंदर नहीं आएगा तो अपन को क्या काम करना होगा, अगर 3/2 इसके अंदर नहीं आए तो अब पहले मैं ग्राफ से समझा दूं इस बात को, इधर देखना जरा बोर्ड पर। अगर मैं इसमें -2 की लोकेशन देखूं तो -2 बेटा यहीं कहीं आएगा, ग्राफिकल देखना इसको जरा, फील करो ग्राफिकल, ये पॉइंट आपका मैं यहां कर देता हूं, -2 यहां कहीं आएगा, ये रहा, इस पर यहां आ रही है वैल्यू, और 0, 0 कहां है अपना, यहां। यानी कि देखना मैंने इसको ब्लू कलर से डार्क कर रहा हूं, ये ब्लू कलर से, मैंने इसको ब्लू कलर से तुम लोगों के लिए डार्क कर दिया है। यानी आज मुझे इतने लोकेशन में देखना है कहां पर मैक्सिमा है और कहां पर मिनिमा है, ये ब्लू कलर के ग्राफ में आपसे मैं पूछ रहा हूं। मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हुए इतना तो तुम लोग सभी समझ गए होंगे कि अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो हर किसी को दिखाई दे रहा होगा सर मैक्सिमम अटेन करेगा इस पॉइंट पर, हाँ या ना, बोलो भाई, बोलो बच्चे, क्या ये वाली बात सही है। और मिनिमम अटेन करेगा 0 पर, अगर ग्राफ बनाया होता तो। बिल्कुल यस लिख दिया सबने, मैंने देख लिया भाई, ठीक है बहुत बढ़िया, कई लोग तो अब समझ भी गए सर ये तो बहुत ही आसान है। अब इसके बाद अगर 3/2 लाई नहीं कर रहा था तो तुम्हारा काम बस इतना सा रह गया है
कि इस एक्सप्रेशन में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं, इसके अंदर बस अब मैं दो काम करने वाला हूं। एक बार x की वैल्यू सीधे सीधे -2 पुट अप करूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग y निकाल दूंगा। तो -2 का स्क्वायर -3 -2 -4 कितना हो गया, ये 4 + 6 -4 यानी कि ये आ गया 6। और x की वैल्यू जब मैं ले लूंगा 0 तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 -0 -4 यानी कि ये वैल्यू आ गई -4, यानी कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस समय मैं रेंज इसकी बता दूंगा -4 से लेकर 6 तक, और ये आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि -4 से लेकर 6 तक क्यों बताया। तो ये अपन ने क्या करा, दो बातें मैं रिपीट कर रहा हूं, बस वहां पर एक बार अपने दिमाग में देख लेना भाई प्रथमेश ने कितने परसेंट लिख दिया, 1 क्लियर, गुड, बहुत ही ठीक है। इजी वाली बात को बस बेटा सबसे पहले अपने दिमाग में इतना समझ लें, सिर्फ एक छोटी सी स्टेप अपने मन में बैठाएं कि जब भी इंटरवल दिया होगा, लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना। ये तुम्हारे लिए भैया सबसे आसान बात है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना और उसको देखना इंटरवल में लाई कर रहा है अगर तो वहां पर मिनिमम मिल जाएगा, और जो एक्सट्रीम पोजीशंस है उनको पुट करके जहां मैक्सिमम वैल्यू मिले, बड़ी वैल्यू मिले, उसको मैक्सिमम कर देना। जब इंटरवल में लाई ना कर रहा हो वो आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जैसे -2 और 0 पे हुआ, तो सीधे -2 और 0 पे वैल्यू निकालना, उसमें जो छोटी है वो मिनिमम हो जाएगी और जो वो बड़ी है वो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब ये वाली बात एक और बच्चा तुम्हारे दिमाग में क्या आनी चाहिए थी, मैं आपको बताता हूँ। सर अगर यहाँ पर डाउनवर्ड पैराबोला होता, अब मेरा क्वेश्चन है, अब चैट बॉक्स में लिखो जो मैं पूछ रहा हूँ, अब मुझे बताओ अगर यहाँ पर डाउनवर्ड पैराबोला दिया होता तो वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पर क्या आता, जल्दी से चैट बॉक्स में। मैक्सिमम, सैयद ने लिख दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे वाह, पूरा भर दिया तुम लोगों ने, मैक्सिमम, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। क्या मेरी बात समझ गए? अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट उसके अंदर सेटिस्फाई कराते तो मेरे बच्चों उसके अंदर आपको कौन सी वैल्यू अकर करती, मैक्सिमम अकर करती। अब ये नहीं वहां भी मिनिमम चिपका है, सर आपने मिनिमम पढ़ाया था, अब इतना ध्यान रखना, इतना मैं होप करता हूं कि तुम लोग खुद समझते हुए बात है। तो वहां पर क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम निकल जाएगा, और बाकी पॉइंट्स पर क्या निकल जाएगा, जहां छोटा मिलेगा वो मिनिमम निकल जाएगा। तो ये हुई भाई ये वाली बात। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और बहुत अच्छा, मैंने आज फिर कहा, आज जितने क्वेश्चन मैं तुम्हें समझा रहा हूं, हर क्वेश्चन की इतनी इंपॉर्टेंस तुम्हें एक्सरसाइज और डू योरसेल्फ वगैरह में दिखाई देगी कि हर एक जगह पर तुम्हारी बातें बन जाएंगी, कोई क्वेश्चन लगा के देखना, ठीक है। मगर इसमें सबसे पहली चीज ये बात ध्यान रखना, ये सचिन भाई कह रहा है इस क्वेश्चन में अपवर्ड बोला ही नहीं। अरे भाई सचिन, तुम कैसे, मैं तुम लोगों को इतनी बार रिपीट करता हूँ, कैसे सचिन, ये देखो जरा ध्यान से, ऐसी बात तुम लोग लिख देते हो चैट बॉक्स में कि सर अपवर्ड तो बोला ही नहीं था। अरे भाई सचिन, a इक्वल्स टू 1 लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला। अब कम से कम ये तो पहले दिन से सर ने तुम्हें बताना शुरू किया होगा, अब मेरे को भी लिखते लिखते 4 क्लास हो गई। बात समझ गए सचिन? तो यहाँ पर कौन सा पैराबोला था, अपवर्ड। अरे यही आगे नेगेटिव होता तो नेगेटिव हो जाता, ठीक है। चलो अब इधर देखो ध्यान से, अब मैं जिस क्वेश्चन पर आ गया हूं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको फिर से बात को ध्यान से समझना है। यहां पर आपसे कह रहा था कि ax स्क्वायर, अब भाई देखो हर बार कोशिश करें कि कम से कम एक बार में चीज को समझे, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन का 2 बार रिपीट करने पर अपना सिलेबस भी कैसे पूरा होगा, है ना। इसलिए ध्यान से, बहुत ध्यान से अटेंटिव होकर सुने। देखो अब इधर यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से कह रहा है कि ये रियल रूट नहीं रखता। अब इस ये क्वेश्चन में यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट डाले दे रहा हूँ, इसके बेसिस पर 2-3 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, डू योर सेल्फ और एक्सरसाइज मिला के, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत जरूरी है। और जेई का पैटर्न है, पूछा हुआ क्वेश्चन है इस पैटर्न का, तो वो काम भी आएगा। ये एक क्वाड्रेटिक दिया है और कह रहा है इसके रियल रूट नहीं रखता है। बेटा रियल रूट नहीं रखता तो यहाँ से मैं एक बात तो समझ गया कि d <0 हो रहा है, और d<0 हो रहा है तो मेरे दिमाग में तुरंत 2 ही स्ट्रक्चर आते हैं क्वाड्रेटिक के, या तो अबव एक्स एक्सिस फॉर अपवर्ड पैराबोला, या फिर डाउनवर्ड मतलब बिलो एक्स एक्सिस डाउनवर्ड पैराबोला। यानी d<0 के अपने पास केवल 2 ही केस हैं, एक अपवर्ड पैराबोला का अबव एक्स एक्सिस और डाउनवर्ड पैराबोला का बिलो एक्स एक्सिस। आपने कहा ठीक है, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब जैसे ही ये कर दिया तो बिल्कुल आप में से कुछ बच्चों ने क्वेश्चन लग रहा है कर लिया है, अच्छी बात है भाई। a - b + c इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दे देगा वो तुमको,
ए माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर एक कंडीशन दे दी, जरूरी नहीं यही देगा, अब याद मत कर लेना। कभी जब शीट से लगाओगे वहां लिखा होगा सी ग्रेटर देन जीरो, कभी शीट से क्वेश्चन करोगे लिखा होगा 4a + 2b + c इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो, और उसके बाद बाकी कोई भी क्वेश्चन के अपने साइन वाइन ऐसे कुछ पूछ लेगा। जैसे मैंने आपको ये कंडीशन दे दी और कहा भाई इसको दे के और बता दिया कि रियल रूट नहीं रखता, इनके साइन बताओ, तो कई बच्चों के चैट बॉक्स में अब तक आंसर आ गए हैं, मगर मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं, ध्यान से देख लो। ये जो a माइनस बी प्लस सी लिखा है, या फिर आपके सामने ये जो c लिखा है, ये a प्लस बी प्लस सी लिखा है, ध्यान से देखो किसी भी क्वाड्रेटिक में ये बात समझ लो सभी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं, मैंने कल भी बताया था, तो उस समय y इक्वल्स टू क्या मिलता है, c मिलता है। अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूं तो देख लो आज से क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, यानी कि उस समय क्या आता है, y इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में -1 पुट कर दूं तो y इक्वल्स टू देखना जरा a इंटू 1 स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, यानी उस समय आ रहा है y इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी। ऐसे ही तुम्हें समझा रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पहचानना सीखो कि कौन सी वैल्यू रख के ये पूछ रहे हैं हमसे। जैसे मैं x इक्वल्स टू 2 बोल दूं तुमसे, तो देखो जरा y इक्वल्स टू 4a प्लस 2b प्लस सी आ रहा है, हाँ या ना। मेरा बताने का पर्पस शायद आप समझ गए होगे, अच्छा सर यानी कि ये जो कंडीशन अपन को क्वेश्चन में गिवन है, इस कंडीशन का मतलब सिंपल सा इतना है कि ये क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं कि f ऑफ या y ऑफ या f ऑफ, भाई ये समझते हो ना आप सभी, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ x होता है ना, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x और वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस समय अगर मैं तुम सभी से पूछूं कि ये एक्सप्रेशन क्या है, तो a माइनस बी प्लस सी कोई और नहीं है, f माइनस वन। क्या है भाई, f माइनस वन है। और f माइनस वन हमेशा कैसा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन दी हुई है, कंडीशन दी है कि f माइनस वन आपका ग्रेटर देन जीरो है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, जरा अपने क्वेश्चंस पर देख लो, मैंने 4-4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फटाफट से मुझे बताओ c कब मिलेगा, f0। c का मतलब क्या है, f0। a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है, f1। 4a माइनस 2b प्लस सी का मतलब क्या है, -2। अभी मैं लिख के दिखा रहा था भाई, बोलो 2 पर क्या मिल रहा था, 4a प्लस 2b प्लस सी, तो -2 पे क्या मिलेगा, 4a माइनस 2b प्लस सी। अब कोई जल्दी से मुझे फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाले के लिए क्या मिलेगा, बिल्कुल अविरल, सही है सही है सही है सही है, देख लिया मैंने। ये कब मिलेगा, 1/2। अच्छा कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा सर आप लोग कैसे पता लग रहा है ये 1/2 मिल रहा है, अरे भाई 1/2 का स्क्वायर 1/4, इतना तो कॉमन सेंस लगा लोगे। और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो ये देखो हाफ लिखी हुई है, b का जो कोफिशिएंट होता है बस वही देख लेता हूँ मैं बार बार। b का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या था पहले वाले उसमें, b का कोफिशिएंट 0, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे b का कोफिशिएंट -2, यहाँ पे b का कोफिशिएंट हाफ, वही लिख देता हूँ बस। तो अब तुमने कहा सर आप इनके साइन चाह रहे हो और गिवन आपने केवल हमें ये किया, हम कैसे बता पाएंगे। अरे भाई बता नहीं पाओगे, तुमने बता दिया, कैसे बताया सर, f माइनस वन ग्रेटर देन जीरो दिया है बेटा, -1 ग्रेटर देन जीरो, यानी 100% है, ग्राफ की दो ही एक कंडीशन पॉसिबल थी, या तो पॉजिटिव होगा या फिर हमेशा नेगेटिव होगा। तो इधर तो सारे के सारे लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, हमेशा कैसे हैं, नेगेटिव, और इस ग्राफ में सारे लोग कैसे हैं, पॉजिटिव। तो क्या तुम सबसे मैं अगर पूछूं कि f -1 ग्रेटर देन जीरो फर्स्ट ग्राफ में लाई करेगा या सेकंड में, तो जल्दी से मुझे बताओ फर्स्ट वाला मैंने सही टिक किया है या नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि इसके भाई इस वाले क्वाड्रेटिक में तो कभी कोई पॉजिटिव आएगा ही नहीं, इसके घर में तो कोई पॉजिटिव अलाउड है ही नहीं, सारे नेगेटिव वाले अलाउड हैं, और इसके घर में सारे पॉजिटिव वाले अलाउड हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, पॉजिटिव वाली दी है, तो भैया हम इससे कहेंगे तुमको हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तुम्हारे पास तो सारा नेगेटिव है, और इनको कहेंगे आपको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आपके यहाँ पॉजिटिव है, और मैं f -1 को यहाँ पे ला सकता हूँ। और अगर f -1 इस वाले घर में गिरेगा, ये कंडीशन अगर इस वाले घर में गिरेगी, तो 100% भाई कंफर्म हो जाता है या नहीं कि ये सारे लोग भी कैसे हो जाएंगे, ऑल आर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सारे ही लोग पहले वाले ग्राफ के अंदर ही गिर सकते हैं। क्या समझ में आती है बात, क्या समझ में आती है बात, क्योंकि सेकंड वाला तो रिजेक्ट कर दिया ना भाई, इस पर ध्यान देना। कंडीशन जो दी होगी पेपर में कल, अब ये रट मत लेना कि रोज सारे पॉजिटिव में ही गिरेंगे। अगर मैं f -1 को लेस देन जीरो कर देता तो 100% है सारे लोग किस वाले ग्राफ में गिरते, नेगेटिव वाले ग्राफ में गिरते, और पॉजिटिव वाला में रिजेक्ट कर देता। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान देनी थी, इसलिए ये सारी की सारी कंडीशन अपन की कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि सारे के सारे लोग केवल और केवल किस ग्राफ में अटैच होंगे, पॉजिटिव वाले ग्राफ में अटैच हो पाएंगे। और पेपर में देख लेना कौन सी कंडीशन पर ये बात कर रहा है, ठीक है भाई।
थर्ड कैसे बेटा शुभम, थर्ड कैसे देखो ध्यान से, 4a माइनस 2b प्लस सी लिखा है, इसका मतलब x की जगह क्या डाला होगा -2, और मैंने कैसे बताया, कैसे देख लिया करो, b का जो भी कोफिशिएंट होता है साइड में लिख देना, कोफिशिएंट ऑफ b देख लेते हैं, तो वो कौन है f-2। ठीक है, नेगेटिव वाला रिजेक्ट क्यों हुआ, ये कंडीशन भाई मैंने फिर कहा कंडीशन कैसी दी थी, f-1 पॉजिटिव दिया है, और पॉजिटिव क्या इस नेगेटिव वाले ग्राफ में लाई कर सकता है, इसमें तो सारी वैल्यूज कैसी आएंगी, आउटपुट्स नेगेटिव आएंगे, और सारे आउटपुट अगर नेगेटिव आएंगे तो इसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट केवल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला डायग्राम होगा। क्लियर है बात, चलो अब इसके जस्ट बाद बेटा अब यहां पर जरा ध्यान से समझे, फिर से मैं 10-15 मिनट कुछ बातें बता रहा हूं और एक एक करके इनको समझा जाए। यहां पर आपसे कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज रैशनल फंक्शन की अपन को डिसाइड करना, ठीक है, क्या डिसाइड करना है, अपन को डिसाइड करनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रैशनल फंक्शन की। मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरी यहाँ पर डाल दी है, छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक कर दिया है क्वेश्चन को। जैसे टाइप 1 मैंने तुम्हारे सामने कर दिया कि लीनियर अपॉन कांस्टेंट है, तो बेटा लीनियर एक्सप्रेशन तो आप समझते हो ना, जैसे किसी ने तुमसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रैशनल फंक्शन की मांगी, तो रैशनल क्यों कह रहा हूँ ये तो समझ गए होगे, fx अपॉन gx के फॉर्मेट में आप सर क्वेश्चन देने वाले हो। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मतलब हो गया y का मैक्स और y का मिन, सर अभी तो समझ के आ रहे हैं रेंज, अभी तो समझ के आ रहे हैं रेंज, बिल्कुल वही बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ऐसे फंक्शन की रैशनल फंक्शन की, वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला तो बहुत ही टाइप 1 मैंने बहुत ही बेसिक सा पार्ट लिख दिया है, यहाँ पर समझना जरा और मुझे बताना भी। मान लो मैंने लिख दिया होता y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 कुछ भी, और डिवाइड में कांस्टेंट कांस्टेंट में कर देता हूँ, सपोज मैंने कर दिया यहाँ पर 2, चलो 2 ऐसे कर दिया मैंने, ये एक्सप्रेशन ले लिया लीनियर अपॉन कांस्टेंट का। अच्छा तुम में से कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है कि अगले स्टेप में सर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 3/2, मैंने कहा ठीक है ऐसे लिख दो। लीनियर एक्सप्रेशन को कांस्टेंट से डिवाइड करने के बाद भैया अभी भी वो लीनियर ही रहेगा, हाँ या ना, क्या ये वाली बात आप समझते हो, लीनियर एक्सप्रेशन को कांस्टेंट से डिवाइड करने के बाद वो अभी भी लीनियर ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, तो वो अभी भी आपका लीनियर है। अब अगर ये लीनियर है तो बेटा जरा ध्यान से फिर से ऑब्जर्व करो कि लीनियर जो आपके पास बनता है y बराबर ax प्लस बी, वो हमेशा क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। आपने पहले चैप्टर में भी सर से सुना होगा फंडामेंटल ऑफ मैथ में, लीनियर एक्सप्रेशन आपका हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, और आप 10th में भी पढ़ के आ रहे हैं, सबको मालूम है, मुझे पता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई दे रही, तो अगर मैं x की सारी वैल्यूज की बात कर लूं x बिलोंग्स टू r के लिए, तो क्या y की भी हमेशा रेंज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी बोल दो उसको, या फिर r बोल दो, क्या बात समझ आती है। अरे भाई स्ट्रेट लाइन की जो रेंज है, अगर x की सारी पॉसिबल वैल्यूज ले रहे हो तो y की भी तो सारी पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आप x की वैल्यू को -इंफाइनाइट से +इंफाइनाइट तक रख रहे हो तो कंफर्म है ना भाई कि y की वैल्यू भी सारी आपकी -इंफाइनाइट से +इंफाइनाइट आएंगी, ये तो पक्की सी बात है। अर्चित बेटा अपनी तरफ से चेक करो, मेरी वॉइस एकदम क्लियरली जा रही है सभी बच्चों को, है ना। तो सबसे पहली चीज y की जो वैल्यू है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। तो पहला केस तो मैंने बस लिख दिया, तुम ये बस सोचना ये टेस्ट में आएगा, ये तो तुम भी समझ रहे हो कि सर ये तो ही ना पूछेगा, ये तो सभी को पता है। अब इस क्वेश्चन के बाद अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब यहां से भाई तुम्हारे काम का है, बहुत ध्यान से फिर से सुनो। अगर मैं यहाँ y इक्वल्स टू लीनियर अपॉन लीनियर कर देता हूँ, मान लो मैंने सपोज कर दिया y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और नीचे कर दिया 3x प्लस 5, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिख दिया। मैंने तुमसे कहा, और यहाँ पर देखो साइड में मेंशन भी हो रहा है विद नो कॉमन फैक्टर, है ना, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कि दोनों एक दूसरे से कट के कांस्टेंट हो जाए, ऐसा मैंने एक्सप्रेशन नहीं दिया है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2x प्लस 3 लिख दिया, यहाँ मैंने 3x प्लस 5 लिख दिया। मैंने कहा इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, जैसे पिछले केस में तो आपने बता दिया मिनिमम -इंफिनिटी, मैक्सिमम +इंफिनिटी। अब इस केस में अगर मैं बात करूं तो आप कैसे सोचोगे, क्या सोचोगे, तो बेसिकली ये रेंज के ही रिगार्डिंग बात हो रही है। तो मैं यहाँ पर कैसे देखता हूँ इस चीज को कि x की कौन सी, जैसे मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं सभी बच्चों से, यहाँ पर इनपुट सारे लिए जा सकते हैं सिवाय एक इनपुट के, जो कि कौन सी वैल्यू होगी, जहां पे 3x प्लस 5 डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, वहां पर x की वैल्यू आ जाएगी -5/3। और अगर मैंने -5/3 इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी तो भैया हो जाएगा, ये टेंड करने लगेगा इंफिनिटी की तरफ, और जो कि आपकी एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है। यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x का कौन सा इनपुट नहीं लेना चाहिए था आपको क्वेश्चन करते समय, माइनस का 5/3 नहीं लेना चाहिए था। अगर आप -5/3 लोगे तो आपका ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर को 0 होने से हमेशा रोका जाता है, ये फंडामेंटल ऑफ मैथ से आप सुनते आ रहे हैं, आज फिर आपने सुन लिया कि डिनोमिनेटर को सर 0 होने से रोक दो। अच्छा अब एक छोटे से क्वेश्चन का मुझे जवाब दो सभी लोग,
अगर तुमने x की इनपुट को, एक इनपुट को रोका है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी तो रुका होगा, हाँ या ना? अगर आपने x के एक इनपुट को रोका है तो 100% कंफर्म है एक आउटपुट भी रुकेगा। तो बच्चे ने कहा हाँ बिल्कुल, सभी लोग लिख रहे हैं हाँ सर एकदम y एक नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो उस y की वैल्यू में ला कैसे रहा हूं, पहले मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं क्या करते हैं ऐसे केस में। ऐसे केस में अपन पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 3xy प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यहां पर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखी थी, अब मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा, देखना। तो यहां से ये x आ गया है 3 माइनस 5y अपॉन 3y माइनस 2। ठीक है भाई, मैंने ये लिख दिया। अब इसको लिखने के जस्ट बाद चाहो तो वो तुम्हारे ऊपर है कि इसको 5y माइनस 3 कर दिया और नीचे 2 माइनस 3y कर दिया, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमने क्या लिखा। ऐसा लिख दिया। अब देखो कुछ लोगों के आंसर भी आने लगे। नहीं आशुतोष ध्यान से, मैंने डोमेन नहीं पूछा है, मैं ध्यान से देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो y के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ आशुतोष। तो तुम्हें रेंज के रिगार्डिंग बताना है मेरे को। तो अब यहाँ पर जैसे ही बच्चे ने ये लिखा तो उसने ऑब्जर्व किया कि सर यहाँ से अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर अपॉन लीनियर के केस में x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दी है। x की वैल्यू क्या निकाल दी है? इन टर्म्स ऑफ y निकाल दी है। और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y जब मैंने निकाली तो तुम्हारे स्क्रीन पर आ रही होगी 5y माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3y। अब तुम ध्यान से देखो, तुम कहोगे सर आ गया क्वेश्चन समझ में, डिनोमिनेटर आज y के टर्म्स में है, आज y की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होगी? जल्दी से बताओ, आज y की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होगी? 2/3, 2/3 एकदम। क्यों? क्योंकि इस पर आज ये डिफाइंड नहीं भाई। डोमेन, डोमेन अगर मेरे मुंह से निकल रहा है तो डोमेन का मतलब बेटा इनपुट जो करते हो, इनपुट जो करते हो x की वैल्यू, और आउटपुट का मतलब रेंज। ऐसे समझ लो, इनपुट का मतलब x की वैल्यू, मन में सेट कर लो, इनपुट का मतलब x की वैल्यू जिसको आप डोमेन बोल देते हो, और आउटपुट का मतलब y की वैल्यू जिसको आप रेंज बोल देते हो। ठीक है, नाम ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये लिखा तो 2/3 नहीं आना चाहिए, तो यानी कि सर यहाँ तो आपने एकदम सही बता दिया। यहाँ पे अपन को पहले ऐसे कर दें और उसके बाद y बिलोंग्स टू r में से कौन सी वैल्यू माइनस कर दें? 2/3। तो अपन ने इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये बता दिया कि अगर लीनियर अपॉन लीनियर के लिए उसने मुझसे कल रेंज की बात कर दी तो मैं सीधे बता दूंगा उसको कि उस समय आंसर होगा r-2/3। अब जो काम अपन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहे थे, ये जो मैंने यहाँ पर काम किया है, ये जो काम किया है इसको मैं आपको दिखाऊं। ये जो मैंने काम किया है, अब इस काम को अगर मैं जनरलाइज तुम्हें समझाऊं, मान लो कल पेपर में आ जाए, अब भैया ये शॉर्टकट वाली बात है, ध्यान रखना तुम्हारे काम आएगी क्वेश्चन करते समय। अगर तुमसे कल पेपर में पूछते y इक्वल्स टू ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी की रेंज बता दो, की रेंज बता दो, तो तुम लोग मुझे पता है कैलकुलेशन करना शुरू कर दियो बिल्कुल, क्योंकि मेथड तो अपने सामने है ही सही, मगर इसकी शॉर्टकट समझ लो, ध्यान से देख लेना। जब भी इसकी रेंज तुम लोग निकालोगे, अगर मैं तुम्हें समय देके इसको निकलवाऊंगा तो तुम मुझे बताओगे r-a/c। अब तुम कहोगे सर कुछ तो मुझे समझ आ रहा है, a/b नहीं बेटा, a/c आएगा। संभव ध्यान से करना कैलकुलेशन, y की जो रेंज आएगी वो आएगी r-a/c। ध्यान से देखो, अब तुमने कहा सर शॉर्टकट क्या है ये समझा दो एक बार। हमेशा पेपर में x के कोफिशिएंट जो भी होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, उसको रियल में से माइनस कर देना सर, हमेशा हमेशा। ये देखो इस क्वेश्चन को चेक कर लो, क्या इतना करने की जरूरत थी? नहीं पड़ेगी तुम्हें, अगर ये बात पता रहेगी तो। r में से सीधे कौन सा वाला आउटपुट बाहर हो जाएगा? 2/3 वाला। क्या समझ में आती है बात? क्लियर है बात? हमेशा, ऑलवेज बेटा, बिल्कुल, वरना अपन ये बात बोलते ही नहीं। कुछ बच्चे पूछ रहे सर हमेशा होगा ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। क्या ये वाली बात आपको समझ आई बच्चों? कि मैंने क्या कहा कि अगर आपको ये शॉर्टकट पता रहता है तो आप सीधे सीधे कर सकते हो, आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और करके देखोगे तो भी वही आंसर आएगा। आपने इस पे चेक कर लिया। चलो अब तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट टाइप का मैं पूछ लूं, एक और क्वेश्चन का मुझे जवाब तो मैं इधर ही लिखे दे रहा हूँ। ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, है ना? और एक थर्ड में पूछ रहा हूँ y इक्वल्स टू, देखते हैं कितने लोग चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के दिखाएंगे। मैंने यहाँ कर दिया 5x-3 अपॉन 7-6x। जल्दी से मुझे रेंज लिख दो यहाँ पर फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। देखें कितने लोग सही लिखते हैं। देखो पूरा पूरा कोई नहीं लिख रहा है, कुछ बच्चों ने अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान दिया तुम लोगों ने। जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया मैं देख रहा हूँ, शायद कई बच्चों ने, सोनू ने, सैयद ने और शार्दुल ने ये r-5/7 लिख रहे हैं। जल्दीबाजी हो गई बेटा, जल्दीबाजी हो गई, सर ने तुम्हें ट्रैप में फंसा लिया।
यही पेपर में होता है, यही पेपर में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे जिन्होंने सही लिखा है वो तो वेल एंड गुड। ये देखना, आर माइनस, मैंने क्या सिखाया था, न्यूमरेटर के कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सर आपने चालाकी से इसको बाद में लिख दिया है। क्या समझ आई मेरी बात, समझ गए हो? तो आर माइनस कौन सा वाला निकलेगा, एग्जैक्टली माइनस का 5/6 कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। करेक्ट आंसर। ये जितने भी बच्चों ने, बहुत लोगों ने दिया है, मुझे चैट बॉक्स में दिख रहा है। अभी समझ आया क्या, अभी समझ आया? आर में से माइनस करेंगे एग्जैक्टली कौन से पॉइंट को, -5/6 को। क्या ये बात समझ गए हो बच्चों? क्या ये वाली बात क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ना? अब ये वाली बात से तुमने एक अंदाजा लगा लिया कि अच्छा सर ऐसा अगर हमसे पूछता है तो अपन डायरेक्टली न्यूमरेटर के एक्स के कोफिशिएंट और डिनोमिनेटर के एक्स के कोफिशिएंट को ऑल रियल नंबर में से माइनस कर सकते हैं। और तरीका क्या है, तो तरीका मैंने पहले बताया भाई, शॉर्टकट से जरूरी होता है मेथड, तो मेथड जरूर आना चाहिए। तो मेथड तो तुम्हारे सामने है ही सही, ठीक है। अब इधर बढ़ते हैं। अब बेटा जरा यहां से थोड़ा सा ध्यान से, मैं 10 मिनट और लूंगा आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद डू योर सेल्फ 8 के, मुझे पता है कुछ बच्चों को 2-3 क्वेश्चन मुझे बताने हैं और वो इतने इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार देखता हूं आप में से कुछ लोग बेटा डिस्कशन के समय पे आउट होते हैं, तो वो फिर क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे? क्या थ्योरी पढ़ने से काम चल जाएगा? मैं देखता हूं कम से कम 10-12-15 लोग सोचते हैं थ्योरी हो गई, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, अपने आप कर लेंगे। भैया वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज जो क्वेश्चन डिस्कशन में लेने वाला हूं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि बिना आप उन्हें समझे फिर क्वेश्चंस को बैठे रहोगे लेके, और कॉन्सेप्ट वाइज भी गलती करोगे, इसलिए बहुत ध्यान से। ठीक है भाई, चलो अब इधर देखो जरा। सबसे पहली चीज, अब मैंने यहाँ पर एक टाइप 3 बना दिया है। तो टाइप 3 क्या है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, मगर शर्त क्या है, विद कॉमन फैक्टर, है ना। बस 10 मिनट की ये बातें हैं, फिर आते हैं उसी क्वेश्चन पर डू योरसेल्फ के, जो मुझे डिस्कशन में लेने हैं। विद कॉमन फैक्टर की अपन बात कर रहे हैं। सर क्या करोगे इसमें, इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है भाई, अब लिखना छोड़ देना। अब ये चैट वैट नहीं, अब इधर देखो। अब मैं समझाने में स्क्रीन पर ध्यान दूंगा, तो तुम भी पूरा फोकस इधर ही करो, और साथ में नोट कर रहे हो तो उस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। वैसे तो मैं हैंड आउट भेज देता हूँ, आप फिर उसको देख सकते हो आराम से, मगर समझो पहले, बहुत ध्यान से समझो। चलो अब इस पर आते हैं। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए ध्यान से। सबसे पहले y इक्वल्स टू ये डेटा आया, अपन ने कहा सर ये आया है, और आपने हमको एक बात बोली, टाइप 3 आपने बना दिया है विद कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर होगा तब अपन को इसकी रेंज निकालनी है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर की। तो भाई इसके फैक्टर कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम सबको फैक्टर दिख रहे होंगे, x+1 x+2 अपॉन x+2, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो है वो स्प्लिट हो गई, ऊपर ही हेडिंग डली हुई है विद कॉमन फैक्टर, तो आना ही चाहिए था, इसलिए आ भी रहा है। मैंने क्वेश्चन ही ऐसा रखा है, फैक्टराइज कर दिया, बिल्कुल आ चुका। x+1 x+2 अपॉन x+2। अब आप रोज मेरे से एक बात सुनते हो कि इसको, अभी हम लोग इनइक्वालिटी जिस दिन पढ़ रहे थे उस दिन भी ये बात समझ रहे थे कि x+2 को x+2 से आपने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू को क्या नहीं लेना है, -2 नहीं लेना है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है भाई, कि x+2 को, मतलब x की वैल्यू को -2 समय कंसीडर नहीं करना। क्लियर है बात? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर, कोई टेंशन नहीं। x की वैल्यू -2 मुझे कंसीडर नहीं करनी, अदरवाइज y की वैल्यू जो है वो 0/0 फॉर्मेट बनेगी। कल अपन बात कर चुके हैं इक्वालिटी। अच्छा ठीक है सर, अब क्या करोगे? अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, सर रेंज का मतलब आप बार बार बता रहे हो कि ऑल रियल वैल्यूज तो है ही सही, मगर आपने अभी पिछले को समझाते हुए आ रहे हैं, छोटे छोटे एक्सप्रेशन से आ रहे हैं हम लोग आगे की तरफ, कि x का ये इनपुट नहीं लेना है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग मेरी बात कंप्लीट कर सकते हो। अगर x का ये इनपुट नहीं लिखना है, बिल्कुल अविरल ने आंसर दे दिया है, तो 100% है इस इनपुट के रिगार्डिंग y वाला आउटपुट भी नहीं लेना होगा। एग्री करते हो तो अभी टिक कर दो, हाँ सर सही है, y वाला आउटपुट भी कंसीडर नहीं करना होगा। सही है भाई, यानी कि इसको मुझे खत्म करना है। अब इसको कैसे खत्म करूं सर, कोई टेंशन नहीं, r में से माइनस कर दूंगा कौन से वाले पॉइंट को, जब x -2 होता हो। तो भैया जब x -2 होगा तो मेरा रिमेनिंग एक्सप्रेशन है x+1, और इसमें मैं -2 रख दूंगा, तो -2+1 यानी कि क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। यानी कि मुझे y की वैल्यू -1 कंसीडर नहीं करनी है, क्योंकि मैंने x की वैल्यू -2 कंसीडर नहीं की है। क्या ये स्टेप समझ में आता है? यानी कि r -1। क्वेश्चन हल्का है, मगर बस ध्यान देने की बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्या ये वाली बात बेटा आप सभी को क्लियर है? बहुत धीरे देखो, ये तो ऐसे स्टेप है, आपने कल सुना, प्रीवियस क्लास में सुना, आज फिर इस बारे में बात हुई कि 2 क्यों नहीं कंसीडर किया। और जो इनपुट नहीं लिया उसको हटा दो, जो इनपुट नहीं लिया उसको भगा दो।
तो जैसे ही इनपुट वाला वो वाला डेटा आपने हटाया तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वाला भी भगा दिया। अब आपने ये काम कर दिया तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन में अपन ने जो दिया है वो क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ऋतिक नहीं समझे क्यों भाई, आपने कौन सा फैक्टर नहीं लिया? कहीं ऐसा तो नहीं जब क्वेश्चन का डिस्कशन या इनइक्वालिटी चला था तो छोड़ के जाते हो? क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखो, लास्ट की जो लोग 10-15 लोग 20 लोग जो क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं फिर वो फंसेंगे ही फंसेंगे थ्योरी में। थ्योरी से कैसे काम चलेगा भाई? न्यूमेरिकल जब तक चल रहे हैं और जब डिस्कशन होता है वो तो बहुत जरूरी है, उसको बहुत ध्यान से सुनो समझो, उसी से तो अप्रोच बनती है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन में ये सोचना है। तो भाई ऋतिक ये बात बताओ, अपन ने जब इनइक्वालिटी पढ़ी थी तो उस वाले केस में क्या पढ़ा था कि x+2 को x+2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं बशर्ते x की वैल्यू -2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मैंने नहीं ली। अब x की वैल्यू -2 नहीं ली तो आपको ध्यान होगा क्यों नहीं ली, क्योंकि 0/0 का फंडा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा रखा है। अब इनपुट ये नहीं लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग भैया आउटपुट नहीं लूंगा, तो x की वैल्यू -2 नहीं ली तो y की वैल्यू -1 नहीं ली। अब इसके बाद अपन देखते हैं तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें फिर से कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। अब एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक आया। अब इस क्वाड्रेटिक में एक आसानी है, ये देखना 2 5 3, क्या 2 और 3 का सम 5 हो रहा है तो 100% है इसका एक रूट क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझे? अरे भाई कभी कभी डायरेक्ट भी दिख जाते हैं क्वेश्चन, ये देखो ये सम दोनों का जुड़ के ये 5 आ रहा है तो सीधे हमको पता लग गया कि इसका एक फैक्टर 1 होगा। क्या ये समझते हो ना भाई, ये छोटे छोटे स्टेप। तो यहाँ पर अपन ने क्या करा, एक फैक्टर तो हो गया x-1 और दूसरा मैनेज कर सकता हूं मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर 3 लाना है तो 2x-3। क्या इसको स्प्लिट करना समझ आया? ऐसे ही मैंने भूल दिया ये बात, ठीक है भाई। तो x-1 और ये क्या हो गया 2x-3, वरना आप स्प्लिट कर लेना, लिख के स्प्लिट कर देना। और नीचे ऐसे ही फिर से मैंने कोफिशिएंट देखे 3 और 2 का सम यहाँ 5 दिखाई दे रहा है यानी x बराबर 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी एक फैक्टर हो गया मेरा x-1 और काउंटर बैलेंस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3x-2। पहले मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। भाई अपना कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? ये अपना क्वेश्चन चल रहा है जब एक कॉमन फैक्टर आता है। अब मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना कॉपी में नोट्स बनाते समय। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, अभी के लिए भी, और 12th क्लास में फंक्शन पहला चैप्टर पढ़ोगे वहां रेंज आएगी, ये क्वेश्चन वहां भी फिर से तुम पढ़ रहे होगे, तो ध्यान से समझ लो यहीं से। तो ये जो आपके पास आया, अब आपने कहा कि सर मैं पहले क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ूंगा। क्या सिखाया था सर आपने पहले क्वेश्चन में? पहले x-1 को कैंसिल करो, मगर यहाँ साइड में मेंशन करो x की वैल्यू 1 नहीं लोगे। क्या नहीं लोगे? x की वैल्यू 1 नहीं लोगे। बेटा जल्दीबाजी मत करना, अब लिखना छोड़ के पहले ध्यान से सुन लेना, ये अच्छा है इंपॉर्टेंट तभी लिखता हूँ। अब यहाँ पर तुम सब क्या गलती कराते हो, कई बच्चे क्या करते हैं y की जो रेंज लिखते हैं वो लिख देते हैं r माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा जब x1 नहीं है वो वाला आंसर दे आते हैं। मगर शायद एकदम सही लिखा है उसने कि सर यहाँ पर सबसे पहले आपको ये भी देखना चाहिए था, ये लीनियर अपॉन लीनियर है तो 2/3 भी नहीं आ सकता। एग्री करते हो इस बात से? 2/3 भी नहीं आ सकता, तो 2/3 तो निकलेगा पहले, उसके बाद x=1 वाले को अब मैं देखूंगा कि x=1 नहीं आ सकता तो उसके करस्पॉन्डिंग y भी नहीं आएगी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कितने रिजेक्शन हुए? 2। ये समझ लेना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे बेसिक स्टेप्स पर। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में कितने रिजेक्शन हो रहे हैं? 2। पहला, फिर सुन लो, x-1 को पहले मैंने हटा दिया, सही है भाई, ये बचा। इस एक्सप्रेशन का तरीका मैंने शॉर्टकट बताया, x के कोफिशिएंट्स को हटा दो, सही है। क्या निकल जाएगा? r में से 2/3 निकल जाएगा, एकदम बढ़िया, मैंने 2/3 को बाहर कर दिया कि ये वाला इनपुट नहीं मुझे कंसीडर करना करस्पॉन्डिंग आउटपुट के लिए। अब कौन सा इनपुट ऐसा था जिसको आपने बाहर छोड़ा है? वो है x=1, ये नहीं लेना तो इसके करस्पॉन्डिंग भाई y नहीं निकालोगे तो वो क्या है 2x-3 अपॉन 3x-2, और x की वैल्यू मुझे 1 नहीं लेनी तो मैं देख लेता हूँ y कितना आएगा, तो 2 × 1 - 3 अपॉन 3 × 1 - 2 यानी कि -1, यानी y और क्या नहीं आएगा? -1 नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देख लो कि इसमें 2 रिजेक्शन अपन ने क्यों करे। बिल्कुल बेटा, जिन्होंने खुद से आंसर ये अब लिख दिया है वो मैं समझ गया, बाकी देख लो बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आप सबके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2/3 तो इनपुट है ना सर? बिल्कुल बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, जब तुम्हारे सामने जो बच्चों को इस पे 2/3 वाले के लिए डाउट आ जाए तो वो तुरंत अपने दिमाग में ये स्टेप लाना, जब x-1 निकल गया तो ये बचा। अब मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ जो बच्चे कह रहे हैं सर 2/3 को क्यों बाहर किया है, तो ध्यान से देखो कि 2x-3 अपॉन 3x-2 का भी पिछला केस सिखाया है कि नहीं? हाँ या ना? ये केस सिखाया है कि नहीं?
इस समय कौन सा आउटपुट बाहर होता है, शॉर्टकट भी बताया और पूरा तरीका मेथड भी बताया। तो ये वाला आउटपुट भी तो बाहर करोगे 2/3 वाला। तो मैंने क्या करा कि पहले x-1 को हटाया, तो कौन से आउटपुट को बाहर किया, 2/3 को, पहले 2/3 वाले आउटपुट को बाहर कर दिया। और उसके बाद x की वैल्यू जब 1 नहीं लेनी तो उसके करस्पॉन्डिंग y को निकाला और उसकी वैल्यू को भी टोटल r में से माइनस करवा दिया। क्लियर है बेटा, क्लियर है ये बात? मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि अगर आज तुम आराम से रिवाइज करोगे तो बड़े इत्मीनान से इन क्वेश्चंस को अपने हैंडल कर लोगे और जो क्वेश्चन मिलेगा तुरंत आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट बात, क्योंकि इसके बेसिस पर भाई क्वेश्चन है आपके, और इसके बाद मैं आ जाऊंगा उस चीज पर जो मुझे डिस्कशन में लेनी है। पहले एक क्वेश्चन इसका देख लें। अब यहाँ पर बेटा मैंने इसको टाइप 4 डाल दिया है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, और इसका पूरा डू योर सेल्फ है भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ। डू योर सेल्फ मैंने आपको 8 दिया था ना, इसका पूरा डू योर सेल्फ है 9। अगर आप एक क्वेश्चन तमीज से समझ लेंगे सारे बन जाएंगे। एक एडिशनल बात अभी अपन लोग डिस्कशन में लेने वाले हैं, तुरंत तुम्हारे सामने सब क्लियर हो जाए। अब अपन ने कौन सा केस लिया, बस इसको ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये। पिछला केस था जब कॉमन फैक्टर मिल जाए, मगर मैंने टाइप 4 तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख दिया है विद नो कॉमन फैक्टर। जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना आता हो तो उसके कुछ स्टेप लिखे हैं, और स्टेप में बोलूंगा तो तुम्हें कोई बात पल्ले नहीं पड़ेगी। स्टेप को मैं आपको समझाता हूं अपनी लैंग्वेज में कि इस क्वेश्चन में जब कॉमन फैक्टर नहीं आएगा और वो अपन से रेंज मांगेगा तो हम उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो हम उसे कैसे इवेल्युएट करेंगे। आदित्य कह रहा है सर 2/3 तो इनपुट है। अरे शेरों, कैसे समझते हो तुम लोग हैं? ये देखो तुम ऐसे बात लिख देते हो ना कि 2/3 तो सर इनपुट है। अरे महाराज, ये 2/3 इनपुट है। 2/3 का फंडा क्या सिखाया है मेथड के अकॉर्डिंग? मेथड के अकॉर्डिंग सिखाया है कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू, मैं करके दिखाई देता हूँ वरना तुम में से कई लोग लिखते हो, इधर देखो, y इक्वल्स टू, लिख के दिखा देता हूँ, एक सेकंड बेटा बस वेट करो। 2x - 3 अपॉन 3x - 2। कई बच्चे इस 2/3 को इनपुट बोल रहे हैं कि सर इनपुट आपने बाहर कर दिया। नहीं भाई, ध्यान से समझो, ये देखो शॉर्टकट अभी जो सिखाया था उसके करस्पॉन्डिंग इसकी रेंज क्या लिखोगे, मैं तो आदित्य तुम्ही से पूछ रहा हूँ, r - 2/3 ना। मगर मैं इस बात को तुम्हें फिर से दिखा देता हूँ, 3xy - 2y इज इक्वल्स टू 2x - 3। तो 3xy - 2x इज इक्वल्स टू 2y - 3। आदित्य भाई अब बताओ, देख लो जो 2-3 लोग ये बात लिख रहे थे, हो सकता है कभी कभी डाउट हो जाता है, ये लिख दिया, ये लिख दिया। x बराबर देख लो भाई सही लिखा है, 2y - 3 अपॉन 3x, x कॉमन लिए 3y - 2। x के लिए ये y की वैल्यू आई। अब y क्या नहीं लोगे, मैंने पूरा मेथड से बताया। तो r माइनस कौन सी बात है आपके पास, कौन सा एक्सप्रेशन बाहर हुआ, 2/3। ये इनपुट है या आउटपुट? अब बताओ भाई आदित्य, आदित्य नहीं 2-3 लोग और हैं, चैट ऊपर जा चुकी है, क्या अभी दिखाई दिया? यस सर समझ गए, अभी दिखाई दिया कि ये 2/3 इनपुट नहीं आउटपुट का रोल कर रहा है। और उसके लिए ही तो तुम्हें शॉर्टकट सिखाया, वरना फायदा क्या होगा? अगर मुझे इतना करना ही पड़ गया तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपन पूरा करे जा रहे हैं, जबकि सर आपने मेथड बताने के साथ साथ यहाँ अल्टरनेटिव बता दिया है, तो हम अपना समय बचाएंगे भाई, हमें रैंक अच्छी लानी है। क्लियर हो रही है बात? तो आपने ये काम करने की बजाय डायरेक्ट सर आपने पहले भी बता दिया कि r में से पहले तो 2/3 बाहर कर दो, और 2/3 बाहर करके x की वैल्यू 1 नहीं ली, तो x की वैल्यू जब 1 नहीं ली तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y है उसको और बाहर कर दो। यानी अपने दिमाग में एक बात सेट कर लो, सभी बच्चे जितने लोग ये बात सुन रहे हैं, कि टोटल आउटपुट्स में से वो 2 आउटपुट बाहर हो जाएंगे जिनमें वैल्यू आपकी कौन कौन सी रिजेक्ट हो जाएगी। एक तो डायरेक्ट मिल जाएगी तुमको हमेशा, और दूसरा जिसपे इनपुट नहीं लिया। तो 2 आउटपुट आपके बाहर हो जाएंगे आर में से हमेशा। क्लियर है बात? अब इसको मैं बता रहा था, इसको एक बार देख लो। अब ये कैसा केस है? ये बेटा ऐसा केस है जब अपन ने कोई भी कॉमन फैक्टर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का नहीं लिया। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसा लिया जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर आपके पास नहीं है। तो बच्चे ने कहा सर अब की बार आप क्या करोगे? बेटा ध्यान से देखो, जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो अपने पास तरीका क्या होता है, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मुझे y के इक्वल दिया, x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1, ये दिया। ठीक है भाई, अब इस एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग अपन क्या करेंगे, जब फैक्टर नहीं होंगे तो अपन इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की क्वाड्रेटिक में बनाएंगे सर, हमेशा हमेशा। और यहाँ पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन में हमेशा तुम्हें ये मेंशन कर रहा होगा
इफ x इज रियल। भाई रेंज निकालने में तुम यही करते हो ना कि x की पॉसिबल जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज है वो पुट अप करते हो और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स आते हैं, पॉसिबल आउटपुट्स आते हैं, वो आपके रेंज होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में x रियल दिया है, तो x रियल देने का मतलब है कि x की रियल वैल्यू जो एक्सेप्टेड है वो मैं इसमें पुट करूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहे हैं वो आप बता दो। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रूव दैट करके दे दिया कि ये एक्सप्रेशन हमेशा 1/3 से 3 के बीच में आएगा। यानी मैं यही कह रहा हूं ना कि आउटपुट की जो वैल्यूज हैं वो हमेशा 1/3 से 3 के बीच में आकर करेंगे। प्रूफ करना है मेरे कोई बात, तो मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूं, जब वो फैक्टराइज नहीं होगा तो मैंने क्या करा, इसको एज अ वाई लिया। तुम कहोगे सर ये स्टेप तो कहीं देखा जाना सा लग रहा है, जैसे लीनियर अपॉन लीनियर में अपने वाई लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया था वही काम आज हम इसमें करने वाले हैं, तो अपने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखना जरा, आप कैलकुलेशन पर फोकस करना। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन और प्लस ये हो गया वाई प्लस वन एक्स और ये हो गया वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक बना ली, क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x किसमें बना ली भाई, x में क्वाड्रेटिक मैंने पूरी की पूरी अपनी बना ली। अब जैसे ही मैंने x में पूरी क्वाड्रेटिक बना ली तो बेटा आप ध्यान से देखो, ये कौन है, ये किसका काम करेगा, ये a का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, b का काम करेगा, कोफिशिएंट ऑफ x, और कांस्टेंट टर्म कितना है, ये किसका काम करेगा, c का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, अपना c का काम करेगा। अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये x की क्वाड्रेटिक है और क्वेश्चन में क्लियरली आपको बताया गया है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल को। x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल को। अगर x रियल को बिलोंग कर रहा है तो बेटा आपको आज ही हम लोग स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, पहले दिन से आप सुनते आ रहे हैं, अगर x के रियल इनपुट्स आ रहे हैं तो आप जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर इक्वल जीरो होगा, नॉन नेगेटिव होगा। ठीक, क्या होगा, ग्रेटर इक्वल जीरो होगा। अब आपने कहा कि सर रूट सेम भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसीलिए डी ग्रेटर इक्वल जीरो अपन ने इसमें कंसीडर किया है। अब इस पे लगा देते हैं, तो ये हो गया बी स्क्वायर, यानी कि हो गया बेटा वाई प्लस वन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वन इज ग्रेटर इक्वल जीरो। ऐसा बन गया। अब तुम ध्यान से ये ऑब्जर्व करो कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तुम्हारे सामने तो ये कुछ कैसा बन जाएगा भाई, अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ पर, अच्छा अब एक चीज और इसमें भाई ध्यान देना, यही चीज अभी डू योरसेल्फ 8 में भी मुझे एक दो क्वेश्चनों के थ्रू तुम्हें समझानी है। क्या समझाना है, यहाँ पर अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलता तब तो ऐसा होता ना, ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो लाइन आई थी बेटा इसको ध्यान देना, ये जो अपन ने लाइन बनाई थी, ये जो अपन ने लाइन बनाई थी, सभी लोग इस बात पर ध्यान देना, ये जो अपन ने लाइन कंसीडर करी है, इस लाइन में तुम सबको एक बात समझ में आ रही है कि ये क्वाड्रेटिक तभी बन पाएगी जब y माइनस वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, हाँ या ना। और अगर y माइनस वन जीरो हो गया तो ये एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह से बिहेव करेगा। यानी मुझे कितने केस बनाने चाहिए, दो, हाँ या ना, बोलो बच्चे, क्या ये वाली बात समझ आ रही है कि मुझे कितने केस बनाने चाहिए। आपको सर ने भी कराया होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को देखकर दो केस बनाए जाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को देखकर अगर इक्वेशन लिखा है तो आपके दो केस बनाने चाहिए। क्वाड्रेटिक लिखा होता तो मैं कंफर्म हो जाता, क्वाड्रेटिक लिखा होता तो मैं कंफर्म हो जाता, मगर यहाँ पर कहीं पर क्वाड्रेटिक थोड़ी ना मेंशन करेगा, तो नॉर्मल एक इक्वेशन है और इक्वेशन में अपने पास दो केस बन सकते हैं और हमें बनाने भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर ने आपको बताई होगी ये बात और आपको ध्यान भी रखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मैं ये केस कंसीडर कर रहा हूँ, केस फर्स्ट, व्हेन y माइनस वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। भाई तभी तो ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक है तो अपन ने इस पे क्या लगा दिया भाई, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर इक्वल जीरो लगा दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन माइनस 4 वाई स्क्वायर, सॉरी वाई माइनस वन का होल स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस 2y ग्रेटर इक्वल जीरो। ओपन कर दो इसे, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वन प्लस वन माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 8y, तो ये मेरे हिसाब से आपके पास आ गया है माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल जीरो। और नेगेटिव से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया कुछ ऐसा, लेसर इक्वल, इनइक्वालिटी चेंज कर दूं। अब ये जैसे ही हो गया भाई, इसको फैक्टर कर देते हैं, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 और 3 9, 9 और 1 ना, माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेसर इक्वल जीरो। तो 3y कॉमन ले लो, तो ये हो गया y माइनस 3 माइनस 1 y माइनस 3। अब ये तो तुम लोगों को एकदम प्रैक्टिस में आ गया होगा, ये डी तो पता नहीं कितने दिन से रोज क्वेश्चन कर रहे हो, बस कैलकुलेशन इनइक्वालिटी सॉल्व। तो ये आ गया y माइनस 3 और 3y माइनस 1 इज लेसर इक्वल जीरो। तो मेरे जो पॉइंट आ रहे हैं, रूट्स के पॉइंट आ रहे हैं, वो आ रहा है एक 1/3
और एक आ रहा है 3, और ये साइन आपको बेबी साइन स्कीम में ऑलरेडी बता चुका है इनइक्वालिटी में, तो लेसर इक्वल 0 है, तो कहां पर आपका आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पर। तो आंसर आपका क्या दिखने लगा अभी के लिए इस वाले पार्ट का, 1/3 से लेकर 3 तक, 1/3 से लेकर 3 तक इसके करस्पॉन्डिंग। मगर आपने तुरंत कहा सर आपने अभी एक ही केस कंसीडर किया है। अगर मैं यहीं पर लिख देता हूं तुम लोगों के लिए कि अगर मैं केस 2 लेता, केस टू कौन सा भाई, जब y की वैल्यू y-1 बराबर 0 हो जाता। अच्छा तुम में से कितने लोग ये बात समझ रहे हैं कि y इक्वल्स y-1 की जगह अगर यहाँ पे y-5 लिखा होता तो मुझे केस 2 लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती? कौन बताएगा क्यों? अगर y-5 इक्वल्स टू 0 लिखा होता तो मुझे केस 2 लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि y इक्वल्स टू 5 पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो 1/3 से 3 आंसर दे रहा है, हाँ या ना? तो 5 वाला तो अगर होता तो मुझे जरूरत ही नहीं थी, मगर 1 वाला इसके अंदर आ रहा है, इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक है या हो सकता है इक्वेशन की तरह से ट्रीट हो जाए। तो अब मैंने जैसे ही y इक्वल्स y-1 बराबर 0 लिया तो बेटा y की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1 ले ली। अब 1 जैसे इसमें मैं पुट करूंगा, देखना जरा इस इक्वेशन में, तो ये हो गया आपका y-1, मैं यहाँ बता देता हूँ, इसमें मैंने पुट किया है तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया y को मैंने 1 डाला तो 2x, और ये हो गया 0, तो 2x बराबर 0, या पूरा ही लिख देता हूं मैं, चलो 0 प्लस 2x प्लस 0 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो भाई x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्या x की वैल्यू रियल अपन को कंसीडर करनी थी, तो x की वैल्यू यहाँ तो रियल तो हो सकती है ना, हाँ या ना, बोलो भाई। तो x की वैल्यू 0 ये रियल है ना, तो रियल है तो ये तो एक्सेप्टेड वैल्यू है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r है, तो ये तो रियल वैल्यू है और एक्सेप्टेड वैल्यू है, इसलिए y की वैल्यू जो 1 है वो मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट। अगर ये एक्सेप्ट नहीं होती तो मुझे अपने इस फाइनल आंसर में से 1/3 से 3 के आंसर में से 1 को रिजेक्ट करना पड़ता। अब हुआ क्या, मैं एक बार उसको समराइज कर दूं, ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं d ग्रेटर इक्वल 0 क्यों लिया, सुन लो भाई, सुन लो ध्यान से, सुन लो, फिर से पूरा रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना आप, क्वाड्रेटिक अपॉन, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में ये करना है आपको, डू योरसेल्फ 9 में, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वेश्चन है, उसके फैक्टर हो गए तो टाइप 3, तुम्हें जो मैंने पूरा बता दिया एकदम अच्छे से। टाइप 4 का अगर क्वेश्चन है फैक्टराइज नहीं होना, तो उसको सबसे पहले y लेट करोगे, और y लेट करके आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की क्वाड्रेटिक जनरेट करोगे, क्या करोगे, x की क्वाड्रेटिक। अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा इफ x इज रियल, तो हमें y के आउटपुट्स की बात कर रहा होगा। सर सारे क्वेश्चनों में, बिल्कुल सारे क्वेश्चन, x की वैल्यू रियल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो बच्चे भी पूछ रहे थे सर d ग्रेटर इक्वल 0 क्यों लिया है, तो आप सबको पता है अगर क्वाड्रेटिक x में है और x रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर इक्वल 0, हाँ या ना, क्योंकि रूट रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, इसलिए प्रियांशु मैंने यहाँ पर d को ग्रेटर इक्वल 0 कंसीडर किया है, पहली स्टेप। अब d ग्रेटर इक्वल 0 लगाते समय मैंने फिर कहा वेट कर लें, यहाँ पर इक्वेशन है ये, यहाँ पर उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पर उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा है, जब नहीं लिखा है तो मेरे को ये केस बनाना चाहिए। अब कोई बच्चा कहेगा सर आंसर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अरे भाई फर्क पड़ सकता है, अगर 10 क्वेश्चन करोगे तो एक में भी फर्क पड़ा और वही वाला पेपर में होगा तो माइनस में मार्किंग हो जाएगी, ध्यान देना। इसलिए ये मत कहना कि सर मेरे दोस्त ने तो एक ही केस में कर दिया, आंसर मैच कर गया, मैं 2-2 केस बना रहा था, नहीं, आपको बनाने चाहिए, क्योंकि तरीका और कंफर्मेशन तभी मिलेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को नॉर्मली ट्रीट किया एक इक्वेशन की तरह भी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह भी। अगर ये इक्वेशन है तो पूरी क्लास को पता है y-1 की वैल्यू 0 हो सकती है, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y-1 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ पे दोनों केस तुम्हारे सामने बनाए हैं, केस 1 और केस 2, फिर सुन लो। केस 1 बनाया, d ग्रेटर इक्वल 0 लगाया, आगे इनइक्वालिटी का काम आपको बहुत अच्छे से अब पता है क्योंकि रोज वही कर रहे हैं घर पे। यहां से मैंने वेवी कर बना के अपना फाइनल आंसर निकाल दिया, जल्दीबाजी में मैंने यही आंसर टिक कर दिया और मेरा उस दिन सही हो गया इत्तेफाक से और मुझको +4 मिल गया। मैंने केस 2 नहीं बनाया, मैंने केस 2 नहीं बना के देखा, मगर अगर आपने नहीं बनाया और रोज नहीं बनाया तो आपका हो सकता है पेपर वाले दिन मिस्टेक हो जाए। केस 2 में अपन ने क्या करा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को y-1 को 0 डाल दिया, y-1 को 0 जब लिया तो ये देख लेना भाई, y की वैल्यू मैंने जब 1 डाली तो ये हो गया 0x स्क्वायर यानी 0, ये हो गया 1 + 1 यानी कि 2x, और ये हो गया आपका 0, तो 2x + 0, 0 + 2x + 0 बराबर 0, यानी x की क्या वैल्यू आई, 0, और x की वैल्यू 0 भैया रियल वैल्यू है, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल दिया है, क्वेश्चन में दिया है x इज रियल, तो आ रहा है ना रियल आ रहा है ना, तो रियल आ रहा है तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड है y की, तो y की कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट हो गई, 1।
यानी कि मुझे y को 1 इस आंसर में से हटाना नहीं है, मुझे इस आंसर में उसको शामिल करना है। अब मान लो एक बच्चा कहता सर ये आंसर 1/3 से 1/2 तक आ रहा होता और ये 1 अलग से आता, तो क्या मुझे इस आंसर में यूनियन लगा के 1 अलग से लेना पड़ता? तो भाई इतना तो अब तुम लोग समझदार हो कि 1 को अलग से कंसीडर वहां पे करोगे, क्योंकि 1 हमारा शामिल हुआ है। अब दूसरे बार मान लो केस 2 में आने वाला आंसर में वो जो y = 1 ले रहे हो वो रिजेक्ट हो जाता, और वो रिजेक्ट हो जाता तो 1/3 से लेकर अगर 3 में 1 शामिल हो रहा है तो आपको उसको माइनस करके 1 करना पड़ता, आपको तभी +4 मिलेंगे, अदरवाइज -4। क्या ये वाली बात आपको समझ रहे हैं? यश पूछ रहा है सर अगर रियल नहीं आता तो प्रूफ नहीं होता ना? बिल्कुल बेटा, रियल के लिए मैंने बोला, तो अभी तुम जब डू योरसेल्फ 9 देखोगे तो तुम्हें समझ आया सर ने जो जो बात बताई है और जितनी चीजें आज सुनी है वो सारे तुम्हारे अप्लाई होते हुए तुम्हें दिखाई दे जाएंगे, सारी बातें, एक एक क्वेश्चन लग जाएगा, बस बात को ध्यान से सुन लेना। तो ये स्टेप आपको बहुत ध्यान देना था, ये जो मैंने बताया। अब इसके बेसिस पर कल अपन लोग बात करेंगे, मगर ये डू योरसेल्फ 8 के मुझे मालूम है आप लोग कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछना चाह रहे हो। एक ये 6 नंबर वो अधिकतर लोगों का अटका होगा मुझे मालूम है, और एक मैं 10 नंबर जरूर से आपके सामने डिस्कस करता हूं। बहुत ध्यान से सुनो और कैलकुलेशंस पर खासा फोकस करो, क्योंकि आप में से कई लोग कैलकुलेशन जहां आया मैथ में वहां पर बस रख दिया पेन, सर आप कर दो वो ज्यादा बढ़िया है ना। देखो डू योरसेल्फ 6 और नहीं बेटा 6 और 7 अभी नहीं दिया मैंने, आप अपने आप से नहीं करेंगे। 6 और 7 आप तब करेंगे जब मैं आपको इरेशनल इनइक्वालिटी और मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा। अभी मैंने 8 दिया है, फिर 9, उसको हम लास्ट में पढ़ते हैं असल में, ठीक है। वो 6 और 7 आप लास्ट में करेंगे, ठीक है बच्चे। चलो अब इधर देखो, बिल्कुल 6 जो लोग कह रहे हैं कि हमने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे पता है कि उसमें तुमने हो सकता है कि क्या चीज मिस करी हो, ध्यान से सुनो। अब इधर देखो, अब मैं यही कह रहा था कि आपको ये बात अगर आपने समझ ली तो आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे उस पूरी एक्सरसाइज में। यहां कह रहा था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डू द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन दिस एंड दिस नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है भाई, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई दो ग्राफ मान लो ऐसे, एक तुमसे ऐसे जनरल पूछ रहा हूं, एक सर्किल है और एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों वो पॉइंट्स है ना जहां पे सर्किल और लाइन दोनों की वैल्यू एक हो जाएगी, हाँ या ना? पहले तो मुझे बच्चे सब लोग ये बात बताएं, हाँ या ना? सही है ना बात? सही बोला हूं ना? एकदम बेसिक बात बोला हूं, ठीक है। यानी कि ये वो लोकेशन थी जहां पे ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। मगर क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? अपना क्वेश्चन कह रहा है कि ए की वो वैल्यू बताओ जिस पर ये ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करते हो। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि जब दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों को बराबर करना होता, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो दोनों को बराबर नहीं करना। तो अपन ने क्या काम करा, यहाँ पर दोनों y हैं, दोनों y हैं, आपको दिख ही रहा होगा। तो मैंने क्या करा, a-6x² -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2ax + 1। पहले तो ये मुझे बताओ चैट बॉक्स में, क्या ये वाली स्टेप आपको समझ में आती है ना? पहले ये बताओ मुझे, ये वाली बात समझ में आती है? क्या ये वाली बात समझ में आती है? बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, अब जैसे ही आपने ये कर लिया तो ये हो गया a-6x² माइनस, भाई मैंने बराबर करा होता तो यानी कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते, बराबर नहीं किया यानी वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो a-6x² -2ax, और इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये कितना हो गया, -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुन लो भाई सभी लोग, ये एक्सप्रेशन जो आपके पास गिवन है, कहीं से आपको ये थोड़ी ना बोला जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक ही होगा, हाँ या ना? यानी मुझे यहाँ दो केस बनाने चाहिए। कितने केस बनाने चाहिए? दो। अगर ये क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव करेगा तो a-6 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मैं यहाँ एरो लगाए दे रहा हूँ, केस फर्स्ट और केस सेकंड। यहाँ पर a-6 आपका क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी अपन इसको कैसे बिहेव कराने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। और a-6 इक्वल्स टू 0 अगर मैंने कर दिया तो मैं इसे नॉर्मल एक इक्वेशन की तरह बिहेव कराने वाला हूं। और दोनों पॉसिबिलिटी है, कहीं से वो इनको क्वाड्रेटिक थोड़ी ना कह रहा है आपसे, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्लियर है बात? तो मेरे कितने केस बनेंगे? दो केस। अब ध्यान से देखो, जब ये कहता है कि क्वाड्रेटिक, ये आपने इसको क्वाड्रेटिक माना और इसकी वैल्यू आप कह रहे हैं नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो बेटा एक बात बताओ, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब रूट प्रोवाइड करता है तभी 0 आता है इक्वल टू 0, हाँ या ना? इस केस में या इस वाले केस में जब ये टच करके जाए, इसी समय ये रूट इस इक्वेशन को क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक में सेटिस्फाई करते हैं।
यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, मगर इस केस में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए रूट नहीं आते। बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम लोगों में से जितने लोगों ने लिख दिया कि डी लेस देन जीरो चलेगा, मैं समझ गया। मैं उन बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ कि ये बात समझें। यहाँ नॉट इक्वल्स टू जीरो दिया है तो ये तभी पॉसिबल है, इस केस में पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो इक्वल टू जीरो आता है, इस केस में पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी इक्वल टू जीरो आता है, मगर इस केस में आपके पास क्या होगा कि कभी भी इक्वल टू जीरो आपका जनरेट नहीं होता। तो आपको यहां पर सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना चाहिए था कि इस केस में डी लेस देन जीरो क्यों लगाया। बस ये नहीं लगा दिया सर मेरा आंसर आ गया, मैंने पीछे टैली कर लिया, सब बढ़िया हो गया, एकदम सही है, बढ़िया बात है, मगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो पेपर में गलती होगी। इसलिए यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि अच्छा इसलिए इन्होंने डी लेस देन जीरो लेके, आगे आपको पूरा प्रोसेस पता है, इनइक्वालिटी बनेगी और उसको आराम से हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब एक बच्चे ने कहा कि सर अगर a माइनस सिक्स मेरा जीरो की तरह ट्रीट हो रहा होता, a माइनस सिक्स मेरा जीरो की तरह अगर ट्रीट हो रहा होता तब मैं क्या करता। तो भैया अगर a माइनस सिक्स आपका जीरो की तरह ट्रीट हो रहा होता, मतलब a की वैल्यू सिक्स के बराबर हो जाती, तो जरा यहाँ पर देख लो क्या होता। यहाँ पर जैसे ही आप a माइनस ए इक्वल्स टू सिक्स पुटअप करते तो ये बन जाता आपका जीरो इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का 1/12। ऐसा ही ना भाई, बोलो क्या ये बात सही है। 12x और यहाँ पर अच्छा ये मैंने शायद 2x प्लस वन और ये माइनस टू था, अच्छा ये माइनस थ्री होगा ना, ये कैलकुलेशन शायद यहाँ पे माइनस थ्री कर दो, है ना, माइनस टू माइनस वन इधर भेजा है मैंने, बिल्कुल, तो यहाँ पे कर दो माइनस थ्री, ठीक है भाई। और माइनस थ्री का मतलब x नॉट इक्वल्स टू माइनस 1/4। अब तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे ये बात बता देंगे कि x की ऐसी रियल वैल्यू क्या नहीं होगी जिस पर मैं 1/4 लेकर इसको जीरो कर दूं, हाँ या ना। क्या मेरी ये वाली बात आपको समझ आ रही है, क्या ये वाली बात आपको समझ आ रही है कि यहाँ पर जब मैंने a इक्वल्स टू सिक्स लिया, ध्यान से सुनो, फिर सुनो, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, a इक्वल्स टू सिक्स लिया, यहाँ रखा, तो ये जीरो एक्स स्क्वायर, ये माइनस 12x और ये माइनस थ्री नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने x का जो आउटपुट मतलब इनपुट था वो निकाला, तो उसकी वैल्यू आई x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस की 1/4। तो ये क्या शो कर रहा है कि x की वैल्यू 1/4 नहीं होनी चाहिए, मगर शायद आपको ये बात अच्छे से पता है जब x बिलोंग्स टू r है तो उसमें 1/4 हो सकता है, हाँ या ना। पहले तो मुझे ये बात बताएं, पहले तो मुझे ये बात बताएं कि a इक्वल्स टू 6 जब आप कंसीडर करोगे तो इस वाले केस में आपके पास सबसे पहली चीज क्या होगी, और इस केस को क्या मुझे रिजेक्ट करना चाहिए या आपका एक्सेप्ट करना चाहिए, बस चैट बॉक्स में ये बता दो, केस 2 को इसमें रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट, फिर मैं समझ जाऊंगा आपने मेरी बात समझी है। रिजेक्ट, रिजेक्ट, ठीक है ठीक है, बाकी लोग रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, ठीक है रिजेक्शन। क्यों, फिर रिपीट कर रहा हूं भाई, और कुछ लोग फर्स्ट कह रहे हैं, मैं फर्स्ट बता रहा हूं, सेकंड पहले फिर से सुन ले। फर्स्ट सेकंड वाले में आपने कहा कि x की वैल्यू माइनस 1/4 नहीं लेनी है, मगर भैया x की वैल्यू माइनस की 1/4 अपने रियल में आती है, तो ये वाली चीज तो गलत हो जाएगी ना। तो इस वाले केस में इसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। आपने एकदम सही जवाब दिया, इसलिए रिजेक्ट। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर केस वन एक बार फिर सुन लो। जब दो ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं कर रहे तो अपन ने ये एक इक्वेशन बना दी, और इस इक्वेशन में a माइनस सिक्स को नॉट इक्वल्स टू जीरो लिया, तो मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। और जब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से ट्रीट कर रहा हूँ तो आप सबको एक छोटी सी बात एनालाइज होनी चाहिए कि इसका वैल्यू जीरो कब नहीं आता किसी क्वाड्रेटिक का। बेटा तुम ही सोच के जवाब दो ना, जो लोग फर्स्ट कह रहे हैं, तीन चार लोगों ने लिखा कि सर फर्स्ट केस में डी लेस देन जीरो क्यों लिखा है। डी लेस देन जीरो इसलिए लिखा है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको जीरो वैल्यू रिटर्न करता है तो इसका मतलब है कि वो उसके रूट है और वहां पर वैल्यू जीरो हो रही है। यहां तो अपन को नॉट इक्वल्स टू जीरो लेना है ना, तो नॉट इक्वल्स टू जीरो लेना है, तो इस केस को अगर बात करोगे तो यहां तो इन दो पॉइंट्स पर ये वैल्यू जीरो दे देता है ना, रूट्स को, रूट्स की वैल्यू रखने पर यहां पर तो इक्वल टू जीरो आ जाता है ना। तो मैं ये केस कैसे ले सकता हूँ, रिजेक्ट। अब मैं गया, मैंने कहा सर इस वाले केस को दिखाना जरा जिसमें अल्फा बराबर बीटा हो जाता है। अरे भाई अल्फा बराबर बीटा हो जाता है तो वैल्यू तो जीरो ही हो जाती है ना, है तो रूट ही नाम ना, रूट नाम है ना। तो ये वाले केस में भी डी इक्वल्स टू जीरो, इसको भी मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये तो जीरो कर देगा। कौन सा केस बचा बेटा जिसको मुझे एक्सेप्ट कराना चाहिए, ये वाला केस बचा जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे को इन दोनों को कट कर देना चाहिए यहाँ पे। और इसके लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि इसको मैंने एक्सेप्ट क्यों करा, क्योंकि यही एकलौता ऐसा केस होगा जिसमें मुझे नॉट इक्वल्स टू जीरो मिलेगा, जब वो नॉन रियल रूट की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा भाई, नॉन रियल
रूट की बात कर रहा होगा, तभी ऐसा होगा कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। रियल होगा तब तो कट कर ही जाएंगे भाई उस केस में, तो आपके पास नॉन रियल रूट होंगे तभी ये कट नहीं करेगा, इसलिए मैंने डी को लेस देन 0 लिया। ठीक है, इसीलिए मैंने डी को लेस देन 0 लिया। और आज मैंने उसमें जो आपको सॉल्यूशन आज मैं पोस्ट करूंगा हैंडआउट के साथ में, उसमें मैंने एक एक लाइन को सेंटेंस वाइज भी मेंशन किया है, पढ़ना जरूर, ये नहीं बस सर ने बता दिया अपने क्वेश्चन कर लिए, उसमें मैंने लाइनें भी मेंशन कर दी है हर जगह कि क्यों रिजेक्ट किया, क्या किया, एक एक सेंटेंस मेंशन कर दिया, पढ़ना जरूर एक एक बात को। और तब अगर ना आए तो मेरे से जरूर पूछना, मगर मैंने जो बातें डिस्कस करी हैं वो सारी बातें आपके पास एकदम क्लियरली आपको दिखाई दे जाएंगी। अब एक क्वेश्चन इसी में और था, इसको देखो जरा तुम लोग, डू योरसेल्फ 8 का 10, क्या इसमें भी यहां पर इस एक्सप्रेशन को क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसने बोला है, बस मुझे ये बता दो। नहीं बोला है तो आपको कितने केस लेने चाहिए भाई, 2, केस 1 केस 2। केस 1 क्या लोगे, जब k - 2 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी किसकी तरह ट्रीट कराऊंगा मैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। और केस 2 में क्या लूंगा, k - 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह ट्रीट कराऊंगा। तो बेटा इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से करना, कोई भी बच्चा केस मिस ना करे। यहाँ पर कितने केस बनेंगे, 2। वैसे मैंने आपके उसमें जो सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें मैंने एक एक बात लिखी है, किसी ने अगर कोई केस मिस करके आंसर बाय डिफॉल्ट मैच कर गया है तो उसको तब भी सही करना कि सर ने केस 2 में क्या बात बताई और कैसे अपन को उसको ट्रीट करना है, बिहेव करना है उसका। तो इस क्वेश्चन में भी ये 2 केस बनेंगे, मैंने इसलिए आपको दिखाया। आज ट्राई जरूर करना फिर से, जिन्होंने डू योरसेल्फ 8 में एक ही केस बना के किया तो सॉल्यूशन तो देखोगे ही, मगर पहले आप खुद लगाना, जब ना बने तो जो मैं हैंडआउट के साथ भेजूंगा उसको तब देखना कि उसमें सर ने क्या चीज एक्सप्लेन करी। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन और, इसको और जरा ध्यान से देखो। कुछ बच्चों ने, ये बहुत बच्चों ने पूछा, ये वाला कितने लोग कर चुके हैं, ये ओवन का 20 नंबर है, होमवर्क में मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका ग्राफ सिमेट्रिक है, x इक्वल्स टू 2 लाइन के अबाउट, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 6 है और 2a - b आपसे पूछा जा रहा है। ये भी बहुत लोगों ने पूछा, बिल्कुल अधिकतर लोग लिख रहे हैं, कर लिया है एकदम बढ़िया। बस मैं एक बात रिपीट कर दूं कि यहाँ पर आप ध्यान से देख लें। सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक हमको जो गिवन है, आप में से सबको ये बात समझ आई कि नहीं मैं नहीं जानता, कि इसमें जो मिनिमम वैल्यू दी है वो 6 है। तो क्या आप सब ये समझ गए हैं कि ये अपवर्ड पैराबोला ही होगा? अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता तो उसकी मिनिमम तो -∞ होती है, ये अपवर्ड पैराबोला होगा। और किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये है सिमेट्रिक x इक्वल्स टू 2 लाइन के अबाउट। तो मेरे ख्याल से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं बता दूं आपको, जो लोग नहीं जानते हैं, अगर आप x इक्वल्स टू 2 लाइन बनाते हैं तो शायद 9th 10th क्लास से ही ये बात समझ में आती है आपको कि x इक्वल्स टू 2 लाइन जो होती है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है, पैरेलल टू y एक्सिस। और इसके अबाउट अपना ग्राफ जो है सिमेट्रिक है। तो मैं इस ग्राफ को अगर यहां बना दूं तुम सबके सामने, तो पहले तो भाई अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि डाउनवर्ड सर ने क्यों नहीं बनाया। शायद मैं बता चुका कि डाउनवर्ड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि डाउनवर्ड का मिनिमा तो -∞ पर जाता है, तो ये तो अपवर्ड। और दूसरा, यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 इस लाइन पर है, तो अपन को वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है -b/2a और -d/4a होता है। तो इस समय जो x कोऑर्डिनेट है वो तुम सबको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि -b/2a जो है वो 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरी लाइन पर भाई, ये मुझे जल्दी से बताओ, ये तो सभी समझते हो, x बराबर 2 लाइन का मतलब इसके हर एक पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 2 है। इतना तो आपको 9th 10th की कोऑर्डिनेट में भी बता दिया जाता है। इसके ऊपर हर एक कोऑर्डिनेट क्या है, 2। तो अगर हर एक कोऑर्डिनेट 2 है तो x का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स का -b/2 है। तो -b/2 इक्वल्स टू मैं कितना लूंगा, 2 के इक्वल लूंगा। और बात आती है सर उसने मिनिमम वैल्यू बताई है fx की, तो मिनिमम कहां पर दिखाई दे रहा है, आज ही पढ़ा है भाई, कहां दिखाई दे रहा है, वर्टेक्स पर। वर्टेक्स पर, और वर्टेक्स पर ये क्या होता है, -d/4a के इक्वल होता है। और -d/4a क्वेश्चन में मैं कितना कर लूंगा, 6 के बराबर कर लूंगा। किसके बराबर कर लूंगा, -d/4a को 6 के बराबर कर लूंगा। नाउ सॉल्व बोथ इक्वेशन। आपको बहुत अच्छे से अब पता है कि इसमें d की जगह b² - 4ac डाल देंगे और मेरे पास c की वैल्यू क्वेश्चन में सीधे सीधे दिख रही है 8 के बराबर, और a और b में आपका ये पूरा क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो लोग मिस कर रहे हैं कोई टेंशन नहीं, मगर अभी समझने के बाद अब पता लगा x इक्वल्स टू 2 अपन को नहीं पता, y इक्वल्स टू 3 सर नहीं ध्यान था, x एक्सिस के पैरेलल बनती है, x इक्वल्स टू 2 y एक्सिस के पैरेलल बनता है। तो ये छोटे छोटे स्टेप जरूर से रिवाइज कर लें। ठीक है, O2 का मैं आपको टाइम तो हो जाएगा, मगर फिर भी एक दो क्वेश्चन मैंने क्या आपको
लास्ट क्लास में ही दिया है O2 का, बिल्कुल O2 का 9th मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, कई लोग मुझे पता है क्या किस बात से डर गए होंगे, शायद सोच रहे होंगे सर ये ट्रिग्नोमेट्री अभी अपन ने कहाँ पढ़ी है, फिर भी मगर देख लो अभी मैं तो पूछ रहा हूँ, तुमको लगा अरे सर कैलकुलेशन बस नाम का वो ट्रिग्नोमेट्री उसमें इंट्रोड्यूस है, मगर क्वेश्चन सिंपल है। क्या है ये, इधर देखो, यहाँ पर अपने पास एक क्वाड्रेटिक दी थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा की रेंज आपको बता दी है कि भाई 0 से 90 के बीच में थीटा लाई कर रहा है। तो आपसे एक ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया है अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 ऐसे करके दे दिया, और नीचे जो लिखा है वो अल्फा की पावर में -12, बीटा की पावर -12 और फिर अल्फा माइनस बीटा की पावर 24 ऐसे दे दिया। पहले तो भाई तुम ये बताओ, ये जो इक्वेशन लिखा है जिसने भी ये पूछा है, मेरे ख्याल से और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की वजह से हो सकता है इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया हो। तो सबसे पहले बताओ ये है तो एक्स की क्वाड्रेटिक ना, अगर ये एक्स की क्वाड्रेटिक है तो अपन सम ऑफ रूट तो एज इट इज वैसे ही लिखेंगे यार जैसे लिखते आ रहे हैं, माइनस बी बाई ए, तो कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, बोलो भाई माइनस का बी बाई ए लगा दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है तो -2 साइन थीटा बाई 1। तो आपने सबसे पहला काम मुझे पता है ये तो आराम से कर लिया होगा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, बढ़िया है भाई एकदम लगा लिया। अब इस एक्सप्रेशन को देख के मत घबरा जाओ सर ये क्या पूछ डाला, अरे उसको सिंप्लीफाई किया करो, इसीलिए तो दिया है ताकि पेपर में ऐसा दिखाई दे तो हमारे हाथ पांव ना फूले, सीधे सीधे सिंप्लीफाई करो। ये अल्फा की पावर 12 बीटा की पावर 12, बढ़िया एकदम सही। अल्फा की पावर -12 सर मेरे को नहीं समझ आ रहा था, अरे 1 अपॉन अल्फा की पावर 12 और 1 अपॉन बीटा की पावर 12 लिख के अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये कैलकुलेशन में अल्फा की पावर 12 और बीटा की पावर 12 तो ऐसे ही तुम्हारा समझ में आ रहा होगा कि गायब एलिमिनेट होता चला जाएगा, हाँ या ना। मैंने इसको पलट दिया और पलटने के बाद एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेकर मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ, यहाँ एक लाइन नहीं लिखी है, अल्फा की पावर 12 बीटा की पावर 12 ये तो ऊपर था, नीचे जब एलसीएम लिया अभी मैंने तुम्हें दिखाया ये आएगा अल्फा की पावर 12 बीटा की पावर 12 अपॉन अल्फा 12 बीटा की पावर 12 और इधर अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। तो ये देखो ये ऊपर गया तो अल्फा 12 है ना, बीटा की पावर 12 और नीचे ये वाला फैक्टर अपन का इससे कैंसिल आउट हो गया है और यहाँ बचा अल्फा माइनस बीटा की पावर 24, हाँ या ना। तो अब तुमने कहा सर अब मैं कहां से लाऊं, अरे भाई अब ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है, किसके थ्रू निकाली जा सकती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट, मालूम है ना, ये तो पहली क्लास में ही आपने पढ़ लिया होगा और मैंने भी आपको बताया था फर्स्ट क्लास जितनी शुरुआत करी थी। तो ये छोटे छोटे स्टेप, ये नहीं ट्रिग्नोमेट्री देखा तो सोचा पता नहीं क्या दिया, नहीं मैंने इसीलिए दिया था, मुझे मालूम था कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर पूछोगे, तो इतना आप लोग कोशिश करें, अब आज ध्यान रखना, फिर कल इसी के आगे भाई शुरू करते हैं, ठीक है। O2 का 10 और पूछ रहे हो, देख लो एक 10 नंबर और देख लो उसके बाद खत्म करते हैं, है ना। O2 का 10 और देख लो भाई, O2 का 10 नंबर में आपसे कह रहा था fx एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बढ़िया बात है, f1 प्लस f2 बराबर 0 दिया है, ठीक है, और -1 इसका एक रूट है fx बराबर 0 का, ठीक है। तो कहता है देन द अदर रूट बताओ। अच्छा तुम में से सब लोगों ने जब ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो सबसे पहले ये बात एनालाइज कर लेते हो कि नहीं कि अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसका एक रूट तुम्हें -1 दिया है तो 100% है x प्लस 1 इसका एक रूट रहा होगा, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मुझे इसे बनाना है तो मुझे दूसरा रूट मैंने अल्फा बीटा गामा जो तुम्हारी मर्जी है कुछ मान लो, जैसे मैंने यहाँ पर x इक्वल्स टू अल्फा माना है तो क्या मैं इसको x माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करना, कुछ बच्चे यही क्वाड्रेटिक बोल देंगे, मगर इस क्वाड्रेटिक में a लगाना आपका बहुत जरूरी है क्योंकि आपको नहीं पता लीडिंग कोफिशिएंट 1 आने वाला है या कुछ और आने वाला है। क्या एग्री करते हो इस बात से, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो भाई। मेरे पास एक रूट पता था -1 तो मेरा इक्वेशन x प्लस 1 तो होना ही होना है, मेरे को अगला रूट पता नहीं है, बस ये पता है क्वाड्रेटिक है तो मैंने दूसरा x माइनस अल्फा कर दिया, मतलब x इक्वल्स टू अल्फा ले लिया, है ना। अब उसमें मैंने आगे a क्यों लगाया, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट अपने को थोड़ी ना पता है कि मोनिक पॉलिनोमियल, और मैंने 1 लेके शुरुआत कर दी, अपने को a निकालना पड़ेगा, और a निकालने के लिए तुम सबको देखो क्वेश्चन में उसने दिया है भाई, कहां गया आपके पास कंडीशन, जैसे ये दी हुई है f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 0, तो f1 प्लस f2 जब लगाओगे इसमें तो तुमने शायद करा होगा तो a इंटू ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और जब f2 इसमें लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 यानी कि 3 इंटू a और इंटू 2 माइनस अल्फा। अब तुम्हारे दिमाग में यही आ रहा होगा सर अल्फा तो अपन को पता ही नहीं लगा, मगर ध्यान से देखो f1 प्लस f2 की वैल्यू 0 उसने इसीलिए दी है कि इस कंडीशन को जैसे ही तुमने अप्लाई किया होगा
तो यहाँ से ए वाला जो टर्म है वो अपने आप से आपके पास क्या होगा, ये जीरो है ना, तो राइट साइड में ए तो कांस्टेंट है ना, तो अगर ए कांस्टेंट है तो वो तो जीरो की तरफ जा सकता है ना, तो जीरो की तरफ भेज दोगे तो सीधे अल्फा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। क्या ये बात भाई क्लियर है, आपको समझ आती है बात मैंने क्या किया? ए तो कॉमन चला गया और बराबर जीरो है, और ए कांस्टेंट है, लीडिंग कोफिशिएंट है, कोई कांस्टेंट होगा तो उसको जीरो की तरफ भेज दो, तो आराम से क्या मिल जाएगा मेरे को, अल्फा की वैल्यू। ठीक है भाई, अब यहाँ वाइंड अप करते हैं। कल मैं इसके अभी हैंडआउट में ही होमवर्क आपको भेज दूंगा, तो आप होमवर्क बिल्कुल बेटा, होमवर्क उसी में लास्ट पेज पे रहता है, आप लोग देख लेते हो ना। और 1 to 40 रेसेस मैंने कल ही उस पे सेंड कर दिए, कल के हैंडआउट जब भेजा था उसके बाद 1 to 40 रेसेस उस पे हैं, जिसको ना मिली हो वो कल वाले उससे डाउनलोड कर लेगा, LN+ पर, है ना? ठीक है भाई, अब इसको मैं बाइंड अप कर रहा हूँ, फिर कल बात करते हैं भाई, है ना? ठीक है, हाँ बेटा, अभी तो बिल्कुल एकदम अभी शीट ही करो भाई, अभी मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा किसी और चीज के लिए, एकदम शीट करो, और आज जितना पढ़ाया उसको थ्योरी व्योरी अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है बच्चा, चलो ओके बेटा।